नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 12, जिसके अंतर्गत हमें देखने को मिल जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। और ये मिलता है आपको आईटीआई कोपा के अंतर्गत। जो यूनिट है टोटल मिलाकर 13, उसमें आपको देखने को मिलेगी यूनिट नंबर 12। इसके पहले मैंने बहुत सारी यूनिट कवर करा दिया हूँ। जो डिटेल क्लास है उसके अंतर्गत आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी वहाँ पर। साथ ही एक और प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आगे मैं जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको कराने की कोशिश करूंगा, तो वो भी मैं आपको जो है उस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, देख सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती, जितनी भी मैंने अभी तक क्लास कराए हूँ। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारी पीडीएफ, और जितनी भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ सारी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और एक डिस्कशन के लिए एक ग्रुप भी बना है, तो उसमें आप अपने जो भी सवाल रहते हैं वो मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और वीडियो के नीचे कमेंट दिया रहता है तो कमेंट करना नहीं भूलना है। जो भी चीज़ें रहती है, आपके डाउट रहते, जो भी चीज़ें रहती, सारी चीज़ आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ बेसिक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या? क्लाउड मतलब एक तरीके से बोल दो इंटरनेट पर आधारित, यानी कि क्लाउड मतलब इंटरनेट पर आधारित। तो एक आधुनिक तकनीक इसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मतलब समझ जाओ, एप्लीकेशन हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके अंतर्गत डेटाबेस है या अन्य इसी प्रकार की चीज़ें। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, यानी कि ये सभी चीज़ें आपको इंटरनेट के आधार पर कहीं से भी एक्सेस करने को मिल जाती है। और दूसरी चीज़, आप इनको जो है पूरी की पूरी लागत यहाँ पे नहीं करना पड़ता, आप जितना यूज़ करोगे उतना आपको मिल जाएगा। तो इसी तकनीक को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जितने भी होते हैं, जैसे सर्वर होता है जहाँ पे डेटा रखा जाता है, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। स्टोरेज होती है, उसमें जो स्टोरेज होती है यानी कि मेमोरी होती है। डेटाबेस हो सकता है, साथ ही नेटवर्किंग हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है। इन सभी को इंटरनेट के माध्यम से अपनी डिमांड के आधार पर, डिमांड बोले तो अपनी ज़रूरत के आधार पर इनको यूज़ करना, और उतना ही पे करना जितना हमने यूज़ करे हैं, उस चीज़ को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़र को फिजिकल हार्डवेयर खरीदने या मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं होती किसी भी प्रकार। वो सारे रिसोर्सेज को इंटरनेट के माध्यम से यूज़ कर सकता है। और मुख्य रूप से भुगतान की बात करें तो पे एज यू गो मॉडल, पे एज यू गो मॉडल बोला ऐसा जाता है। मतलब जैसे जितना आपको चाहिए उतना आप पे कर दो, और उस चीज़ को आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। इसी को बोल देते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है। स्केलेबिलिटी मतलब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर सकते हो, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे कम कर सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे कहीं से भी इसको उपयोग कर सकते हैं हम, फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाता है। कॉस्ट एफिशिएंसी, भाई सिंपल सी बात है, हम कम यूज़ करेंगे तो कम हमें पे करना पड़ेगा, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो इसे बोल देते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी। यह रिमोट एक्सेस होता है। रिमोट एक्सेस मतलब आप कहीं से भी बैठकर इसको उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे चलूँ, यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ हम चलते हैं और हम जीमेल उपयोग कर लेते हैं। तो जीमेल भी एक प्रकार से क्लाउड कंप्यूटिंग का एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत आप जीमेल में सारी चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। आगे हम और देख लेंगे इसके बारे में। इसके साथ ही आप गूगल ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं, आप गूगल डॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। गूगल डॉक्स का उपयोग करने पर आपको एप्लीकेशन अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे काम एमएस वर्ड के इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सब किसका हिस्सा है भाई? ये सब हिस्सा है, आप देख सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का। और इन्हें हम जो है रिमोट एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी बैठकर। डेटा बैकअप ले सकते हैं। डेटा बैकअप जैसे गूगल ड्राइव में डेटा ऑटोमेटिक बैकअप आ जाता है भाई, आप रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे आपने उसमें काम करे कुछ भी डॉक्यूमेंट में तो ऑटोमेटिक सिंक होता है। साथ ही डिजास्टर रिकवरी की सुविधा भी होती है। डिजास्टर रिकवरी का मतलब क्या हो जाता है? आपदा प्रबंधन, जो भी है आपदा वगैरह जो भी आती है, नुकसान हो जाता है अपने सिस्टम का, जो भी चीज़ें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में इस प्रकार की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बैकअप होता है, तो उसको रिकवर करना पॉसिबल होता है। आज के समय में आप देखोगे अमेजन वेब सर्विस देखने को मिल जाती है। अमेजन वेब सर्विस जिसके अंतर्गत आपको अमेजन की सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट का एजोर देखने को मिल जाएगा, गूगल क्लाउड देखने को मिल जाएगा। ये सब सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करने वाले सर्विस प्रोवाइडर में सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं का आता है। टॉप लेवल पे यही देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से? अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एजर और गूगल क्लाउड। चलिए आगे जानते हैं हम। देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको कोर कॉन्सेप्ट।
ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट। जैसे मान लीजिए सर्विस बेस्ड है, नेटफ्लिक्स वगैरह आपने सुना ही होगा, उबर सुने होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड है तो देखिए इंस्टा कार है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ब्लूम बिल्ड, इसके साथ ही रेंटल बेस्ड भी मिल जाते हैं, यार बी एन भी मिल जाता है। इसके साथ ही पीयर टू पीयर भी मिल जाते हैं। तो ये देखिए ये सब क्या है, फाइबर आप देख सकते हैं। फाइबर मतलब ये जो आपका फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है वो आप देख सकते हैं। तो ये सब ऑन डिमांड बोल सकते हैं। तो ऑन डिमांड के अंतर्गत हम सबसे पहले देखें मांग पर सेवा, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी मांग है वो हम यहाँ पर सर्विस ले सकते हैं। और जब ज़रूरत हो तभी ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। पहले से सिस्टम खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमको स्टोरेज बढ़ाना है, उदाहरण के लिए हम चलते हैं कहाँ पर, गूगल ड्राइव में। और गूगल ड्राइव में हम चलते हैं, यहाँ देखिए आपको गूगल ड्राइव देखने को मिल जाएगा, ये ड्राइव है। और ड्राइव में चलने के बाद हम चाहें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जाओगे तो गेट मोर स्टोरेज में जाओगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको 15 GB मिलती है इसके अंदर। और अगर आप चाहते हो तो और स्टोरेज यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। गेट मोर स्टोरेज के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो स्टोरेज है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे स्टोरेज में चले तो स्टोरेज में चलते हैं और यहाँ देखिए अभी वर्तमान में आपके पास में 2 TB यहाँ स्टोरेज है। हालांकि ऑफ़र में मिला है पर नॉर्मली जो है ये 15 GB ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चाहें तो और इसको यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लीन करना हो, ये देखिए यहाँ पे बैकअप इनकम्प्लीट दिखा रहा है जो मोबाइल यूज़ किया जा रहा है उसमें। इसके अलावा बैकअप योर डिवाइस, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। तो एक प्रकार से ये हम स्टोरेज यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सर्वर को तुरंत एक्टिव करना, ये भी हमारे पास में होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। इंटरनेट बेस्ड डिलीवरी हो जाती है, सभी सेवा इंटरनेट के माध्यम से मिलती है। लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ मामलों में। मान लीजिए कुछ चीज़ें जैसे सर्वर आप ले रहे हैं किराए से, आप स्टोरेज ले रहे हैं, परंतु एप्लीकेशन आपके पास में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कुछ मामले में रहता है इंस्टॉल करने की ज़रूरत, कुछ मामलों में नहीं रहती। जैसे गूगल डॉक्स के मामले में यहाँ पे नहीं है। पे एज़ यू गो मॉडल बोले तो जितना आपको उपयोग करना उतना ही आप भुगतान करोगे। जैसे यह बिजली बिल की तरह काम कर लेता है, मतलब जितनी यूनिट आप जलाओगे, जितनी यूनिट खपत होगी उतना ही आप पे करोगे उसके हिसाब से। तो मुख्य रूप से ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं और इंटरनेट पर आधारित कंप्यूटिंग जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोल देते हैं, दोनों में अंतर बोला गया है। तो हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल में हार्डवेयर खुद खरीदना पड़ता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रोवाइडर देता है। उसके बाद कॉस्ट यानी कि लागत की बात करें तो ट्रेडिशनल में ज़्यादा लागत आती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है, मतलब सबसे शुरुआत में आपको ज़्यादा लागत देनी पड़ती है। जैसे कंप्यूटर खरीदना है, प्रिंटर खरीदना है, सारी चीज़ें, तो आपको बहुत सारा यहाँ पे स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर एसएसडी आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा महंगी है, जो मेमोरी है, तो मेमोरी आपको खरीदना बहुत ज़्यादा लगेगी। पर वही चीज़ आप थोड़ा बहुत पैसा देकर यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। किसमें, जो आपका गूगल ड्राइव है या और कोई है, वन ड्राइव है, आई क्लाउड है, जो भी चीज़ है। तो मंथली यूजेस बेस्ड यहाँ पे कंप्यूटिंग देखने को मिल जाती है कॉस्ट में, मतलब कम कॉस्ट आ जाती है यहाँ पे। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस खुद करना पड़ता है, किसमें, ट्रेडिशनल में। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें क्लाउड जो प्रोवाइडर रहता है वो करता है। एक्सेस की बात करें तो ट्रेडिशनल में लिमिटेड एक्सेस यहाँ हो जाता है, मतलब एक जगह बैठकर ही हम उपयोग कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में कहीं से भी इसको उपयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ अंतर है जो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ मुख्य फीचर्स या विशेषताएं हो जाती है, जो इंटरनेट पर आधारित होता है। रिमोट सर्वर पर डेटा स्टोर हो जाता है, कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। हाई स्केलेबिलिटी यानी कि आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। 24 घंटे सातों दिन, मतलब कंप्लीट रूप से लगभग लगभग 99.99% ये हमको हमेशा उपलब्ध रहता है। कुछ प्रॉब्लम आती तभी ये दिक्कत हो सकती है। मल्टी यूज़र सपोर्ट भी मिल जाता, मतलब एक ही सर्वर को बहुत सारी यूज़र यहाँ देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ उदाहरण जैसे गूगल ड्राइव हम उपयोग कर लेते हैं। गूगल ड्राइव अभी बताया मैंने, जैसे उदाहरण के लिए हम एक अन्य ईमेल आईडी ओपन करते हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाली ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं चलता हूँ, क्या, गूगल ड्राइव यहाँ पे ओपन करता हूँ। और यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए 15 GB मिल रहा है। गेट स्टोरेज के माध्यम से आप अपना स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं और कहीं से भी इसको उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 15 रुपये मंथ के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो है 30 GB का जो स्टोरेज है वो हो जाएगा। टोटल स्टोरेज कितनी हो जाएगी, 30 GB। तो 15 रुपये महीने आपको पे करना होगा। अगर आप ज़्यादा बड़ा वाला प्लान लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 रुपये महीने में 100 GB हो जाएगा। और प्लान अगर लेना हो तो देखिए आप जो है अपने प्लान को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए 50 रुपये मंथ लोगे तो 200 GB स्टोरेज हो जाएगा। तो ये जो प्लान के हिसाब से आप अपना जो भी स्टोरेज है वो बढ़ा सकते हैं गूगल ड्राइव में। जीमेल भी एक प्रकार का क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। जीमेल को उपयोग कर सकते हैं आप, वो भी गूगल ड्राइव का जो स्पेस है उसी को यूज़ करता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो 365 ऑफिस है वो वन ड्राइव का उपयोग कर लेता है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, माइक्रोसॉफ्ट 365
365 जो है वो किसका उपयोग कर लेता है कोपायलट के साथ में, ये वन ड्राइव का उपयोग कर लेता है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है जो कि 1 GB यहाँ पे प्रोवाइड करता है। आप देख लो, उदाहरण के लिए हम स्पेस की बात करें तो स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं हम वन ड्राइव, ठीक है, वन ड्राइव वर्सेस गूगल ड्राइव, ठीक है, वर्सेस आई क्लाउड। ये आई क्लाउड जो है एप्पल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में हम, इन तीनों में अगर देखें तो इनको हम जो है किसके माध्यम से देख सकते हैं, हम एआई के माध्यम से। यहाँ पे एआई मोड, और एआई मोड में जाकर हम ऐसा एंटर करेंगे तो सभी को जो है डिफरेंस के रूप में दिखा देगा। देखिए यहाँ पे देखिए 15 GB आपको कौन देता है, गूगल ड्राइव देता है। वन ड्राइव आपको 5 GB देता है, और आई क्लाउड भी आपको 5 GB देता है। ये 1 GB देता था पहले की डेट में, अभी आपका जो है 5 GB देता है। इसका मतलब जो गूगल ड्राइव है वो मुख्य रूप से अगर देखें तो कोलैबोरेशन है एंड्रॉयड यूज़र के लिए हो जाता है। जो वन ड्राइव है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 और विंडोज़ यूज़र के लिए हो जाता है। और आई क्लाउड की बात करें तो एप्पल इकोसिस्टम देखने को मिल जाता है, जो जितने भी एप्पल यूज़र हो उनके लिए। तो उसमें आईपैड आ जाता है, जो आपका आईफोन आ जाता है, दूसरा आपका मैकबुक वगैरह, ये सारी चीज़ आ जाती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है, जैसे ये देखिए इसमें आपको पेज, जो आपका डॉक्यूमेंट है, नंबर मतलब एक्सेल है, की नोट मतलब पावर पॉइंट है, यहाँ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आ जाता है, यहाँ डॉक्स सीट और स्लाइड आ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेब में इसका उपयोग किया जाता है, आईओएस में, एंड्रॉयड में और मैक पीसी, इसमें उपयोग किया जा सकता है गूगल ड्राइव का। पर यहाँ पे आप देखोगे तो ये बेस्ट किसके लिए है, विंडोज़ पीसी के लिए, और ये बेस्ट है मतलब एप्पल के लिए। चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स भी एक स्टोरेज है, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं ड्रॉप बॉक्स के बारे में भी। तो ड्रॉप बॉक्स क्या है, ड्रॉप बॉक्स भी एक स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करता है, मतलब इसमें भी आप जो है स्टोरेज रख सकते हो, ठीक है। जो आपका ड्रॉप बॉक्स है वो भी मुख्य रूप से आपका 2 GB, देखिए पुअर फ्री टायर में 2 GB फ्री स्टोरेज मिल जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए 2 GB फ्री है। 2 TB तक लोगे तो $11 यानी कि $12 आपको लगेंगे। 3 TB लोगे तो $18 लगेंगे। 9 से अधिक टीबी लोगे तो $18 प्लस पर यूज़र, मतलब जो है मिनिमम 3 यूज़र यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये ड्रॉप बॉक्स भी एक प्रकार का क्या है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है, जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है भाई, तो यूज़र जो है इंटरनेट के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट क्लाउड सर्वर तक जाती है, सर्वर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद रिजल्ट वापस यूज़र जो डिवाइस है उसको भेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ चलते हैं और हम जो है कहाँ चल लेते हैं, जो हमारी गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में चलते हैं। गूगल ड्राइव में वापस से चलें, यहाँ पे गूगल ड्राइव में चलते हैं। गूगल ड्राइव में हम देखें यहाँ पे जाते हैं और कुछ भी चीज़ें, मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन में चलते हैं और यहाँ देखिए आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी चीज़, हम ऐसे जाते हैं और यहाँ पे जो है आपको क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद देखिए अगर मैं इसमें कुछ भी काम करता हूँ, जैसे मैं शेयर करता हूँ तो देखिए रिक्वेस्ट कहाँ तक जा रही है, सर्वर तक जा रही है। उसके बाद में अगर इसको देखिए डाउनलोड करता हूँ या जो भी चीज़ है, जैसे डाउनलोड करता हूँ तो डाउनलोड मैंने करा तो देखिए जो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, और यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कांट स्कैन, स्कैन नहीं करा है पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्वर ने देखिए हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करा और यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से कुछ हमारा जो है प्रोसेस चलती है, जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग उसके अंतर्गत। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल भी इसे कहा जाता है, मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसे पूरा करेगा। तो इस प्रकार से क्लाइंट सर्वर मॉडल किसे कहा जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग को कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ले सकते हैं हम, देखिए क्लाउड का मतलब क्या हो जाता है, इंटरनेट पर आधारित, रिमोट सर्वर पर आधारित। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा लोकल हार्ड डिस्क में नहीं बल्कि रिमोट डेटा सेंटर में स्टोर रहता है, जैसे कि अभी हमने बात करें। ऑन डिमांड का अर्थ क्या हो जाता है, ज़रूरत के समय सेवा प्राप्त हो जाना। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है भाई, कॉस्ट सेविंग, यानी कि लागत आपको बहुत कम आती है। मंथली आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, और जब चाहे जब बंद भी कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य आधार इंटरनेट है, इसलिए इसे बोला जाता है इंटरनेट पर आधारित। कुछ पॉसिबल क्वेश्चन हम देख सकते हैं जो आपको बन सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग किस पर आधारित है, इंटरनेट पर। ऑन डिमांड मतलब ज़रूरत के आधार पर। क्लाउड में डेटा कहाँ स्टोर होता है, रिमोट सर्वर पर। रिमोट सर्वर का मतलब कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग भुगतान किस आधार पर होता है, तो यूजेस के आधार पर या पे एज यू गो मॉडल पर आधारित है भुगतान, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से बात होती है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो उपयोगकर्ता जो यूज़र है अपनी आवश्यकता अनुसार क्लाउड संसाधन, जैसे कि सर्वर होता है, स्टोरेज है, सॉफ्टवेयर है, खुद से प्राप्त कर सकता है और उसी आधार पर जो है उसको पे करेगा। यानी कि सर्वर पर जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर मतलब अमेजन हो सकता है, गूगल हो सकता है या जो भी। तो सर्विस प्रोवाइडर बार बार अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार हम उसे
बता देते हैं कि हम सर्विस ले रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। यूज़र बिना किसी मानव हस्तक्षेप मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन के सर्विस को शुरू या बंद कर सकता है। जैसे जो कुछ चीज़ें रहती है, जैसे आपने देखा होगा मंथली, जैसे यूट्यूब का जॉइन मेंबरशिप, या फिर आप कुछ ऐप लेते होंगे बहुत सारे हॉटस्टार वगैरह, तो उसमें आपको ऑटोमेटिक देखिए जॉइन रहता है और ऑटो पे का ऑप्शन रहता है। तो ऑटो पे कब तक आप बंद नहीं करोगे, जब तक आपकी इच्छा ना हो। बंद कर दोगे तो वो सर्विस बंद हो जाएगी, पर हॉटस्टार की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब वो उसके तरफ से बंद नहीं करता। तो इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब सर्विस लेना हो तब शुरू कर सकते हैं हम, जब सर्विस बंद करना हो तब हम बंद कर सकते हैं। तो ऑन डिमांड मतलब ज़रूरत पड़ते ही, सेल्फ सर्विस मतलब स्वयं सेवा ले लेना। तो मतलब जब भी यूज़र को अधिक स्टोरेज या सर्वर चाहिए तो वो वेबसाइट या कंट्रोल पैनल से तुरंत ले सकता है। जैसे कि अभी हमने गूगल ड्राइव के मतलब वन ड्राइव में देखा था। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जाते हैं और यहाँ देखिए हमारे पास में ऑप्शन दिख रहा है, तो सीधे हम जाएंगे गेट में जाएंगे और गेट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टोरेज प्लान और ले सकते हैं। देखिए 30 GB कर सकते हैं, या जो भी हमको करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी वेबसाइट पर अचानक ज़्यादा डेटा ट्रैफिक आ जाए तो एडमिन तुरंत सर्वर की कैपेसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब अभी मान लीजिए 100 यूज़र यहाँ पर काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए कोष्टक में हम लिख देते हैं 100 यूज़र काम कर रहा है और उसी के आधार पर यहाँ स्टोरेज है। पर मान लीजिए ये 100 यूज़र बढ़कर 1000 हो गए हैं, तो 1000 के हिसाब से यहाँ स्टोरेज जो है बढ़ा दी जाएगी। किसके द्वारा? सर्वर के द्वारा। क्यों? क्योंकि भाई एडमिन वहाँ पे निगरानी रख चुका है कि भाई कितने यूज़र काम कर रहा है, ट्रैफिक तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 100 यूज़र है तो 100 यूज़र के हिसाब से स्टोरेज है, और अगर एक यूज़र है तो एक यूज़र के हिसाब से स्टोरेज यहाँ देखने को मिल जाएगी। 1000 होगा तो 1000 के हिसाब से मिल जाएगी। तो भाई गूगल ड्राइव में यूज़र जो है खुद स्टोरेज प्लान अपग्रेड कर सकता है। जैसे कि अभी हमने देखें, यहाँ सीधे जाओ, आप अपग्रेड कर लो, जो भी प्लान आपको चाहिए सी प्लान करके आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए आपको बहुत सारे और प्लान देखने को मिल जाएंगे। 160 रुपये मंथ दोगे तो 2 TB प्रीमियम आपको मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे 2 TB टोटल स्टोरेज, जेमिनी ऐप विद 3.1 प्रो मिल जाएगा आपको, फ्लो विद हायर एक्सेस, उसके बाद आपको मिल जाएगा विस्क विद बीओ, ये सब एडवांस एआई ऑप्शन है। 200 मंथली एआई क्रेडिट मिल जाएंगे। नोटबुक का जो एलएम विद मोर एक्सेस मिल जाएगा, जेमिनी इन जीमेल कैलेंडर, देखिए हर जगह जेमिनी मिल जाएगा, और बहुत सारे प्रीमियम जो भी फीचर हो सब मिल जाएंगे। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो देखिए 2 TB यहाँ मिल जाएगा, 50 रुपये मंथ में क्या मिल जाएगा आपको, 200 GB मिल जाएगा, और बहुत सारी फीचर देखिए यहाँ फीचर्स तो कम मिल रहे हैं, परंतु ज़्यादा फीचर चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट भी आप गेट कर सकते हैं। गेट डिस्काउंट में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको एनुअली 5300 रुपये देना पड़ेगा, मंथली कम आ जाएगा। फिर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड देखने को मिल जाएगा अमेजन का, तो यूज़र कुछ ही मिनट में नया वर्चुअल सर्वर भी बना सकते हैं। वर्चुअल सर्वर मतलब जो मेन सर्वर है उसी का कुछ स्टोरेज लेकर अलग सर्वर बना देना, उसे बोल देते हैं वर्चुअल सर्वर। तो यहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम और ऑन डिमांड सर्विस, सेल्फ सर्विस में आप अंतर देख सकते हैं। तो सर्वर खरीदना पड़ता है ट्रेडिशनल में, कई दिन लग जाते हैं, आईटी डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी पड़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ऑन डिमांड की बात करें तो कुछ ही मिनटों में सर्वर मिल जाता है। यूज़र खुद यहाँ पे जो है परमिशन मतलब खुद कर सकता है, परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत अधिक यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यह है क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता है। तो एक प्रकार से अगर देखें तो जो ऑन डिमांड सर्विस है वो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता है। ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती, इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक रिसोर्स प्रोवाइड हो जाता है, यहाँ पे टाइम सेविंग हो जाती है और फास्ट डिप्लॉयमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस मतलब कौन नियंत्रित करता है भाई से, यूज़र। सर्विस प्रोवाइडर की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑन डिमांड सर्विस जो है किस विशेषता पर आधारित है, ये किसकी विशेषता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता है। और सुविधा क्या है, इसके अंतर्गत क्या लाभ है, तो समय की बचत भी होती है और तुरंत हमको सेवा मिल जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूज़र खुद क्लाउड संसाधन एक्टिवेट कर सकता है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, तुरंत सर्वर स्टोरेज मिल जाता है और फास्ट और फ्लेक्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम बात कर लेते हैं। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस क्या है भाई, मुख्य रूप से अगर देखें तो आप देखिए इंटरनेट की जो सर्विस है वो कोई भी कहीं से भी उपयोग कर सकता है। जैसे इंटरनेट चलते फिरते में उपयोग कर लो, कहीं ऑफिस में बैठकर उपयोग कर लो, आप कहीं घूम रहे हो, मंदिर घूम रहे हो या फिर बाहर घूम रहे हो कहीं पे भी, तो वहाँ से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यानी कि क्लाउड की जो सेवाएँ है इंटरनेट के माध्यम से
कहीं भी कुछ किसी भी डिवाइस में, चाहे वो मोबाइल हो सकता है, चाहे वो लैपटॉप हो सकता है, चाहे वो टैबलेट हो सकता है या डेस्कटॉप, कहीं से भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बोला जा सकता है क्लाउड सर्विस को एक्सेस किया जा सकता है कहीं से भी। स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल जैसे एच, इसमें एस लगा दे सिक्योरिटी वाला SSL, तो HTTPS हो जाता है, इस पर आधारित होती है। तो ब्रॉड मतलब व्यापक, हर जगह उपलब्ध, और एक्सेस मतलब हो जाता है नेटवर्क, इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो सीमित नहीं है, इसको हम कहीं से भी, जैसे जीमेल को आप चलते फिरते हम कहीं से भी उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल से उपयोग कर सकते हैं, लैपटॉप से उपयोग कर सकते हैं, साइबर कैफ़े में जाओ। हालांकि आज की डेट में साइबर कैफ़े की संख्या नाम मात्र की बची, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मोबाइल आ गया तो कहीं से भी यूज़ कर ले रहा है। ऑफिस के कंप्यूटर्स है, मतलब कहीं से भी जीमेल यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये क्या है भाई, ये कहीं से भी एक्सेस, मतलब आप अपने इंटरनेट के माध्यम से, अपने मोबाइल के इंटरनेट के माध्यम से गूगल ड्राइव को या फिर जीमेल को कहीं से भी उपयोग कर पा रहा है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट 365 भी जो है एक प्रकार का ऑनलाइन MS ऑफिस है, ब्राउज़र के माध्यम से किसी भी डिवाइस पर चलाया जा सकता है। ये भी आपको देखने को मिल जाता है, मतलब इंस्टॉल करने की झंझट खत्म। 365 आप ऑनलाइन चला सकते हैं। वो मैंने अभी आपको देखिए यहाँ पे दिखाया था, तो यहाँ साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करोगे तो आपका जो भी आईडी होगी उसके हिसाब से डेटा ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। गूगल ड्राइव एंड्रॉयड, विंडोज़ सभी जगह उपलब्ध हो जाती हैं। गूगल ड्राइव भी आप देख सकते हैं। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस की विशेषता बोले तो इंटरनेट पर आधारित है, मल्टी डिवाइस सपोर्ट है, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है वो हर एक डिवाइस में चल जाते हैं, जैसे कि अभी हमने देखे थे मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप वगैरह। लोकेशन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती। 24 घंटे सातों दिन उपलब्धता इसमें सुनिश्चित रहती है, और कहीं से भी यूज़ करना बोले तो रिमोट की सुविधा यहाँ पे होती है। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। ट्रेडिशनल बोले तो केवल लोकल सिस्टम से एक्सेस होता है, डिवाइस सपोर्ट सीमित मिल जाता है, जिसमें इंस्टॉल है उसी में होता है, और मोबिलिटी चलता फिरता सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस की बात करें तो इंटरनेट से कहीं भी यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है, मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट की जा सकती है, और मोबिलिटी बोलते हो ये चलित माध्यम होता है, यानी कि एक जगह दूसरी जगह यहाँ पे चलते रहता है। इसके अलावा मुख्य रूप से अगर देखें तो जो आपका ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो सबसे अहम यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता है क्लाउड कंप्यूटिंग की। यह जो है मोबाइल कंप्यूटिंग को सपोर्ट करता है। क्लाउड सर्विस वेब सर्वर के माध्यम से एक्सेस की जाती है, और इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। तो ये मुख्य रूप से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। मतलब ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस किस पर आधारित है भाई, तो ये इंटरनेट पर आधारित है। क्लाउड सर्विस केवल एक कंप्यूटर तक सीमित होती क्या, नहीं होती, ये हर कंप्यूटर या हर डिवाइस तक होती है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मुख्य लाभ क्या है, एनीवेयर, कहीं से भी, एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम इसको एक्सेस किया जा सकता है। क्लाउड सर्विस किस माध्यम से एक्सेस की जाती है, तो वेब ब्राउज़र या इंटरनेट के माध्यम से इसे एक्सेस किया जा सकता है। तो ये वन लाइनर है, जो आप PDF जैसे मिलेगी तो आप इनको रिवीजन करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग का मतलब हो जाता है कि एक समूह में बांट देना। कंप्यूटर का समूह बना दिए, नेटवर्क का समूह बना दिए, स्टोरेज का समूह बना दिए, और इन सभी को एक साथ ग्रुप में बांधकर हम मल्टीपल यूज़र को यहाँ एक्सेस करने की फैसिलिटी दे दे रहा है। इसी को बोल देते हैं रिसोर्स की पूलिंग। बोले सिंपल बोला जाए तो क्लाउड प्रोवाइडर जो है, क्लाउड प्रोवाइडर बोले तो अमेजन वेब सर्विस, गूगल क्लाउड हो सकता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एजोर हो सकता है। ये सब अपने जो कंप्यूटर रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि सर्वर होता है, स्टोरेज होता है, नेटवर्क होता है, मेमोरी, इन सभी को एक शेयर्ड पूल में रख देते हैं। शेयर्ड पूल मतलब इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ यूज़र जाएगा तो उसको हर चीज़ों की सेवाएं मिल जाएगी भाई। कंप्यूटर भी यूज़ कर लेगा, नेटवर्क भी यूज़ कर लेगा, स्टोरेज भी यूज़ कर लेगा, और इसी पूल से मल्टीपल यूज़र यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र को बोल देते हैं मल्टी टेनेंट। यहाँ देखिए, इन संसाधनों का उपयोग कई यूज़र एक साथ कर सकते हैं, मल्टी टेनेंट इनको बोला जाता है। तो यूज़र को यह पता नहीं होता, मतलब ये यूज़र जो यूज़ कर रहा है इसको ये पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हुई है। भाई ये तो अलग अलग रखी है, पर वो यूज़ कर रहा है, उसको पता नहीं चल पा रहा है। तो ये उसको नहीं पता चलता, यूज़र को पता नहीं होता है कि डेटा कहाँ से, एग्जैक्ट सर्वर कहाँ से उपयोग किया जा रहा है। तो रिसोर्स मतलब सर्वर, स्टोरेज, CPU, रैम और बहुत सारी हो सकती है, और इन सबको एक साथ रख दिए बोले तो पूलिंग कर दिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्लाउड सर्वर या क्लाउड प्रोवाइडर अपने सारे संसाधन जो रिसोर्स होते हैं उनका एक बड़ा भंडार बनाकर रख देता है, जिसे पूल बोल देते हैं, और यूज़र की आवश्यकता अनुसार या यूज़र की ज़रूरत के हिसाब से उसे बांट देता है। तो मल्टी टेनेंट मॉडल हमने देख लिए, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर में कई यूज़र काम कर सकते हैं, प्रत्येक यूज़र का डेटा अलग और सुरक्षित रहता है, जैसे गूगल ड्राइव बोल सकते हैं।
कोई भी यूज़र दूसरे के डेटा को नहीं देख सकता। उदाहरण के लिए अमेजन वेब सर्विस के डेटा सेंटर में हम हज़ारों सर्वर्स होते हैं जो मिलकर एक क्या बनाते हैं, पूल बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत जो क्लाइंट को शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाता है, गूगल क्लाउड के अंतर्गत भी मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर यहाँ पे काम करता है। मल्टी टेनेंट मतलब हज़ारों यूज़र एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कुछ विशेषताएं हैं। तो शेयर्ड मतलब साझा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, मल्टी यूज़र सपोर्ट मिल जाता है, डायनेमिक रिसोर्स एलोकेशन मिल जाता है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से ऑटोमेटिक रिसोर्स वो जो है प्रोवाइड करते जाएंगे। लोकेशन इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट तो इफ़िशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो जाता है। साथ ही रिसोर्स पूलिंग कैसे काम करेगा भाई, प्रोवाइडर सभी सर्वर को एक समूह में रख देता है, जैसे कि अभी हमने देखे थे। यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है और सिस्टम पूल से उपलब्ध रिसोर्स असाइन कर दिया जाता है। जब काम पूरा हो जाए तो रिसोर्स वापस भी चला जाता है। तो आप अंतर देख लेना ट्रेडिशनल सिस्टम और रिसोर्स पूलिंग में। तो ट्रेडिशनल सिस्टम जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए सर्वर इसका डेडिकेटेड हो जाता है जो कि एक ही यूज़र के लिए हो जाता है, और रिसोर्स के अंतर्गत शेयर्ड हो जाता है, बोले तो मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्ट की बात करें, ट्रेडिशनल में कॉस्ट अधिक होती हैं, यूटिलाइजेशन कम हो पाता है, फ्लेक्सिबिलिटी सीमित होती है। पर रिसोर्स पूलिंग में कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाती है, यूटिलाइजेशन बहुत अधिक हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी अधिक हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे रिसोर्स पूलिंग मल्टी टेनेंट मॉडल पर आधारित है। याद रखना, मल्टी टेनेंट मतलब कई यूज़र एक साथ मिलकर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। यूज़र को फिजिकल लोकेशन की जानकारी नहीं होती कि कहाँ सर्वर रखा हुआ है, उसको सिर्फ रिसोर्स प्रोवाइड होते हैं। रिसोर्स डायनेमिकली एलोकेट हो जाते हैं, जिसको जितना चाहिए उतना प्रोवाइड हो जाते हैं। यह कॉस्ट को कम करता है। उसके बाद मुख्य रूप से ये देख लें तो रिसोर्स पूलिंग में संसाधन किस प्रकार उपयोग किए जाते हैं भाई, तो शेयर्ड रूप से उपयोग किए जाते हैं। मल्टी टेनेंट का अर्थ क्या हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई यूज़र यहाँ पर काम कर लेते हैं। रिसोर्स पूलिंग का मुख्य लाभ इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाता है, मतलब यूटिलाइजेशन बहुत अधिक हो जाता है। क्या यूज़र को सर्वर की एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है, बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट आप देखोगे रैपिड एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी मतलब हो जाता है स्केलिंग अप डाउन, बोले तो बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो जो क्लाउड के जो संसाधन होते हैं, जैसे कि सर्वर है, स्टोरेज है, सीपीयू, रैम है, इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम जो है बढ़ा भी सकते हैं आसानी से और उसे कम भी कर सकते हैं। उसी को बोला जाता है स्केल अप और स्केल डाउन, और इसका ही शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं एलास्टिसिटी। रैपिड मतलब फास्ट, फास्ट एलास्टिसिटी, इसका मतलब है जल्दी से हम उसे स्केल अप भी कर सकते हैं, जल्दी से उसे स्केल डाउन भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक या मैनुअल दोनों तरीके से हो सकती है प्रक्रिया, जैसे 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 हमारी रिक्वेस्ट या हमारा संसाधन रिसोर्स जो यूज़ है बढ़ते जाता है तो ऑटोमेटिक स्केल अप होते रहता है, और जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे स्केल डाउन होते रहता है। यूज़र को ऐसा महसूस होता है कि संसाधन असीमित है, तो यहाँ पे जो है मुख्य रूप से बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे देखिए हाई डिमांड हो गई है तो इस प्रकार से रिसोर्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज रिसोर्स, और जैसे डिमांड कम हो गई है तो रिसोर्स कैसे हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है एलास्टिसिटी। तो रैपिड मतलब तेज़ी से, इलास्टिसिटी मतलब खिंचाव, मतलब एक प्रकार से बोले तो स्केल अप और स्केल डाउन हो जाता है। स्केलिंग के कुछ प्रकार है, जैसे स्केल अप हमने देखे तो वर्टिकल स्केलिंग, सर्वर की क्षमता बढ़ाना, रैम सीपीयू स्टोरेज बढ़ाना। उदाहरण के लिए वेबसाइट में ज़्यादा विजिटर्स आने लगे हैं तो सर्वर पावर बढ़ गई। विजिटर्स मतलब गेट बोल सकते हैं, एक गेट है, और गेट में आप जो है ज़्यादा यूज़र आएंगे एक साथ तो गेट, बड़ा वाला गेट खोल दिया जाएगा, ठीक है, और अगर कम यूज़र आएंगे छोटा गेट खोल दिया जाएगा। उसी प्रकार वेबसाइट में भी विजिटर्स आने पर सर्वर पावर बढ़ जाती है। स्केल डाउन मतलब उपयोग कम होने पर जो है कॉस्ट कम करने के लिए अननेसेसरी रिसोर्स को हटा दिया जाता है। ऑटोमेटिक भी रहता है ये। उदाहरण के लिए अमेजन वेब सर्विस में ऑटो स्केलिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। माइक्रोसॉफ्ट एजोर में ट्रैफिक के अनुसार वर्चुअल मशीन यानी कि बीएम की संख्या बढ़ाना और घटाना इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। गूगल क्लाउड की बात करें तो हाई डिमांड पर रिसोर्स ऑटोमेटिकली एलोकेट किया जाता है। तो ये सभी जो है टॉप लेवल के आपके क्लाउड सर्वर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा रैपिड इलास्टिसिटी की कुछ मुख्य विशेषताएं है, जैसे फास्ट यानी कि तेज़ी से रिसोर्स का एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक स्केलिंग मतलब बड़ा छोटा हो जाएगा। डिमांड बेस्ड एडजस्टमेंट, ठीक है, समायोजित हो जाते हैं डिमांड या मांग के आधार पर। हाई परफॉर्मेंस मेंटेनेंस यहाँ देखने को मिल जाता है। कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाता है, मतलब लागत जो ऑप्टिमाइज हो जाती है। रैपिड इलास्टिसिटी क्यों ज़रूरी है, तो अचानक वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ जाता है तो उस समय ये ज़रूरत पड़ती है।
फेस्टिवल सीजन या ऑनलाइन सेल, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, ठीक है। फ्लिपकार्ट की बात करें तो यहाँ देखिए, आप उदाहरण के लिए यहाँ चलते हैं और यहाँ देखिए अमेजन ही या फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, अमेजन की बात कर लेते हैं। तो अमेजन में आप जाओगे, ऐसे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे अभी जैसे सीजन चल रहा था, सीजन के समय इसके ज़्यादा मतलब विजिटर्स देखने को मिल जाएंगे। और जब ज़्यादा विजिटर्स देखने को मिलेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, और ट्रैफिक बढ़ेगा तो अमेजन के अंतर्गत इलास्टिसिटी तो देखने को मिल जाएगी। तो फेस्टिवल सीजन के समय डिमांड बढ़ती है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक जो है बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो इलास्टिसिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। लो ट्रैफिक के समय कॉस्ट बचाने के लिए रिसोर्स कम करना जरूरी हो जाता है। जब अमेजन का ही वेब सर्वर है तो वहाँ तो ज़रूरत की बात ही नहीं है, वो खुद का ही वेब सर्वर है, या क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो ट्रेडिशनल सिस्टम और रैपिड इलास्टिसिटी में अंतर बोलें तो कैपेसिटी ट्रेडिशनल की फिक्स्ड रहती है, और यहाँ रैपिड की बात करें तो फ्लेक्सिबल रहती है। ट्रैफिक बढ़ने पर सिस्टम स्लो हो जाता है ट्रेडिशनल में, और इसमें ऑटो इंक्रीज़ हो जाता है। कॉस्ट की बात करें ट्रेडिशनल में हाई कॉस्ट हो जाती है, अनयूज्ड रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं जिनका यूज़ नहीं वो भी पड़े हुए हैं, पर रैपिड इलास्टिसिटी में ऑप्टिमाइज्ड मिल जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे रैपिड इलास्टिसिटी क्लाउड की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब बहुत ज़रूरी है। यह डिमांड के अनुसार रिसोर्स जो है एडजस्ट कर दी जाती है इसके अंतर्गत। स्केल अप मतलब बढ़ाना, स्केल डाउन मतलब घटाना, यह कॉस्ट को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। रैपिड इलास्टिसिटी का मुख्य उद्देश्य डिमांड के अनुसार संसाधन घटाना और बढ़ाना। स्केल अप मतलब कैपेसिटी बढ़ाना सर्वर की, स्केल डाउन मतलब डिमांड कम होने पर कैपेसिटी घटाना। और रैपिड इलास्टिसिटी से जो है क्या लाभ होता है, तो परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहती है और कॉस्ट की सेविंग भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स में पे एज यू गो मॉडल। बोले तो मेजर्ड सर्विस, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप यूज़ करोगे और उतना ही आपका बिल जनरेट होगा, या उतना ही आप पे करोगे। तो क्लाउड सिस्टम उपयोग किए गए संसाधन जैसे रैम, स्टोरेज जो भी है, बैंडविड्थ है, सर्वर है, इन सभी को माप लेता है, यानी इन सभी को कैलकुलेट कर लेता है, और उसके बाद यूज़र को उतना ही भुगतान करना होता है जितना उसने यूज़ किया है, किसको, सीपीयू, स्टोरेज और बैंडविड्थ को। तो इसी को बोला जाता है पे एज यू गो मॉडल, ठीक है। जैसे मेजर्ड मतलब मापा गया या जो कैलकुलेट किया गया, और पे एज यू गो मतलब जितना उपयोग किया गया उतना ही भुगतान करना। जैसे बिजली की बात करें तो जितना यूनिट आप भुगतान कर मतलब यूज़ करते हो उतना ही आपको क्या करना है, भुगतान करना है। वैसे ही क्लाउड के आधार पर भी, मतलब क्लाउड का उपयोग के आधार पर भी बिल जनरेट होता है। उदाहरण के लिए स्टोरेज 10 GB यूज़ किए, 15 GB, जैसे मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे अभी हमने देखे थे स्टोरेज गूगल वन में हमने स्टोरेज देखे थे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप 30 GB उपयोग ले रहे हैं, तो आपका 15 रुपये ही पर मंथ यहाँ जनरेट होगा बिल, ठीक है। और अगर आप जो है इसको देखें सेव अप टू 132 विद ऑफर, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ क्लिक करें तो देखिए आपको 499, मतलब यहाँ पे आपको मुख्य रूप से देखने को मिल जाएगा 500 रुपये 12 महीने के लिए एक साथ अगर पे कर देते हैं तो आप जो है 209 रुपये यहाँ सेव कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है जो सीपीयू यूज़ है, कुछ घंटे, जितने घंटे आपने यूज़ किए उसके हिसाब से पे करना है। रैम का उपयोग आप देख सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र बैंडविड्थ में कितनी हुई है, एक्टिव यूज़र की संख्या कितनी हुई है, उस हिसाब से आपका जो है माप लिया जाएगा, और मापने के आधार पर यहाँ पे बिल जनरेट किया जाएगा। उसके बाद है उदाहरण के लिए देखें तो अमेजन वेब सर्विस की बात करें तो जो इलास्टिसिटी कंप्यूट है, इलास्टिक कंप्यूट 2 है, इंस्टेंट के आधार पर जो है घंटे के हिसाब से चार्ज कर लेता है। जो माइक्रोसॉफ्ट का एजोर है, स्टोरेज और वर्चुअल मशीन यूजेस के आधार पर बिल को बनाता है। और गूगल क्लाउड जो है कंप्यूट इंजन का भुगतान यूज़र के यूजेस के आधार पर करता है, ठीक है। तो इसकी कुछ मुख्य विशेषता है, ऑटोमेटिक यूजेस मॉनिटरिंग हो जाती है, मतलब जितना भी यूज़ हो रहा है उसको मॉनिटरिंग करते रहेगा, तभी तो माप हो जाएगी यहाँ पे। फिर ट्रांसपेरेंट बिलिंग सिस्टम हो जाता है, यानी कि जितना आपने यूज़ करे उतना ही आपको बिल जनरेट होगा, और साफ साफ दिखाई देता है कि क्या यूज़ किए उसके हिसाब से बिल जनरेट हुआ। नो फिक्स्ड हैवी इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम और मेजर्ड सर्विस के बीच में। तो भुगतान ट्रेडिशनल में फिक्स्ड होता है, पहले से ख़रीदना पड़ता है, हाई इन्वेस्टमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। पर मेजर्ड में आपको यूजेस बेस्ड मिल जाता है, किराए पर मिल जाता है, लो रिस्क हो जाती है और अधिक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिल जाती है।
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे देखेंगे पे एज यू गो मॉडल का क्या अर्थ है भाई, जितना उपयोग उतना भुगतान। मेजर्ड सर्विस में क्या मापा जाता है, रिसोर्स के यूजेस को मापा जाता है। क्लाउड बिलिंग किस पर आधारित है, यूजेस और कंजप्शन पर आधारित है, मतलब जितना आप उपभोग करोगे उस पर आधारित है। यह मॉडल किस में जो है कॉस्ट कम करता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट कम कर देता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 जो है क्लाउड सर्विस मॉडल पर आधारित है, एसपीआई मॉडल बोल सकते हैं। एसपीआई का मतलब क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो एसपीआई मतलब तीन चीज़ से मिलकर बना है, एस डबल एस पी डबल एस आई डबल एस। मतलब आपका जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसके बाद आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, उसके बाद आपको मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो आप यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप सिंपल समझो, वर्चुअल मशीन है, आईपी एड्रेस है, फायरवॉल्स है, लोड बैलेंस है, वर्चुअल जो लैन होती है, ये सब जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, वेब सर्वर, ये सब आपके प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोले तो ईमेल, जैसे जीमेल हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो इन चीज़ों को, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन चलाना कंप्यूटर में, तो ये सब जो है आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। उसके बाद क्लाइंट यहाँ पे इन सभी रिसोर्सेज को उपयोग कर लेता है। तो मोबाइल ऐप, ब्राउज़र के माध्यम से क्या कर सकता है क्लाइंट यहाँ पे उपयोग कर सकता है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे एसपीआई मॉडल के अंतर्गत आ जाती है, एसपीआई, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो यह क्लाउड सर्विस मॉडल को दर्शाता, मतलब यहाँ तीन बेसिक रूप से क्लाउड मॉडल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मुख्य रूप से डेटा सेंटर है, नेटवर्क एंड स्टोरेज है, वर्चुअलाइजेशन है, सर्वर्स है, ये सभी जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एक ऐसी क्लाउड सेवा जिसके अंतर्गत आपको सर्वर मिल जाते हैं, स्टोरेज मिल जाती है, नेटवर्किंग मिल जाती है, वर्चुअल मशीन मिल जाती है, ये सभी आपको किराए पर मिल जाते हैं, यानी कि रेंट पे दिए जाते हैं। और इसमें फिजिकल हार्डवेयर जो है क्लाउड प्रोवाइडर का होता है, मतलब जितना भी फिजिकल हार्डवेयर है वो हमारा नहीं होता, वो किसका होता है, जो क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर है। क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर मतलब आप ऐसे समझो, या तो वो AWS हो सकता है, मतलब AWS अमेजन वेब सर्विस हो सकती है, या फिर गूगल क्लाउड हो सकता है, जीसी है ना, जीसी बोल सकते हैं, और या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट का एजोर हो सकता है। तो यहाँ पे इनका होता है कौन सा फिजिकल हार्डवेयर, हमको खरीदने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, हमको वो रेंट पे मिलता है, और यूज़र अपने अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है। सिंपल अगर देखें तो आधारभूत जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सब हमारा जो है एक प्रकार से रेंट पे मिलता है, इसलिए बोला जाता है इसे सॉफ्ट, एक प्रकार से क्या बोला जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्योंकि ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसमें पूरा का पूरा जो सर्वर स्टोरेज किराए पर मिल जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन खुद ही मैनेज करना होता है। जैसे आप टेबल के माध्यम से देखोगे तो फिजिकल सर्वर, जो नेटवर्क होता है, स्टोरेज होता है, ये सब सर्वर सर्विस प्रोवाइडर का होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और डेटा जो है वो सब किसका होता है, यूज़र का होता है। तो आप देख सकते हैं 50-50 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल जा रहा है। तो उदाहरण के लिए देखें तो अमेज़न का इलास्टिसिटी जो क्लाउड है 2 वो देखने को मिल जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर देखने को मिल जाएगा, गूगल क्लाउड मिल जाएगा। ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के एग्जाम्पल है। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जैसे वर्चुअल मशीन उपलब्ध कराना, इसके साथ ही हाई स्केलेबिलिटी मिल जाती है, पे एज यू गो मॉडल, बिलिंग मिल जाती है, भाई जितना आप यूज़ करोगे उतना ही बिल जनरेट होगा। फुल कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम पर फुल कंट्रोल मिल जाता है हमको, और फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाता है, ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाना और घटाना यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ उपयोग होता है, तो जैसे वेबसाइट की होस्टिंग की बात करें तो वेबसाइट की होस्टिंग जो हम करते हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ स्टोरेज, सर्वर, बैकअप वगैरह सारी चीज़ें किसकी होती है, सर्विस प्रोवाइडर की होती है, जैसे अमेजन वेब सर्विस। एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेस्टिंग के समय इसका उपयोग किया जाता है, बैकअप और डिजास्टर रिकवरी के समय इसका उपयोग किया जाता है, IaaS का। लार्ज डेटा प्रोसेसिंग भी करना है तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का उपयोग किया जाता है। तो आप अंतर देख लेना ट्रेडिशनल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ट्रेडिशनल सिस्टम जो है सर्वर खरीदना मतलब ज़रूरी हो जाता है, सेटअप टाइम बहुत दिन लग जाते हैं, कॉस्ट इसकी हाई आती है, और बढ़ाना घटाना यहाँ पे कम होता है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में सर्वर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ ही मिनटों में सेटअप हो जाता है, और यूज़ के बेस्ड यहाँ कॉस्ट आती है, और स्केलेबिलिटी मतलब बढ़ाना घटाना बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ही फास्ट मिल जाता है।
तो मुख्य रूप से देखा तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एसपीआई मॉडल का पहला लेयर है। जब सर्वर और बेसिक हार्डवेयर होगा तभी तो आगे की चीज़ें देखने को मिल जाएगी। फिर ये जो है यूज़र ओएस इंस्टॉल कर सकता है, इसमें हार्डवेयर प्रोवाइडर का होता है, वर्चुअलाइजेशन पर आधारित होती है और EC2IS का उदाहरण है। मतलब एक प्रकार से इलास्टिसिटी जो कंप्यूट है अमेजन का, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का एक एग्जाम्पल के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में कौन सी सेवा प्रदान की जाती है भाई, तो सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और इस सर्विस प्रोवाइडर का होता है सारी चीज़ें। IaaS में ओएस कौन मैनेज करता है, ओएस मैनेज करने का दायित्व यूज़र का होता है। अमेजन इलास्टिसिटी जो कंप्यूट है वो किस मॉडल पर आधारित है, वो IaaS पर आधारित है। IaaS का मुख्य लाभ क्या है, फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है क्योंकि इसका नाम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस बोले तो टूल फॉर डेवलपर्स टू बिल्ड ऐप। एग्जाम्पल के लिए गूगल ऐप है, इंजन, ये देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पे आपको होस्टिंग, डेटाबेस, नेटवर्किंग एक्सेस, उसके बाद है आप देखोगे तो आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, सॉफ्टवेयर मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब प्लेटफॉर्म मतलब गूगल जो सर्विस प्रोवाइडर उसका होता है। सिंपल अगर देखा जाए तो डेवलपर को एप्लीकेशन बनाने, डेवलप करने, टेस्ट करने, डिप्लॉय करने, इस सारी फैसिलिटी हमको कहाँ मिल जाती है, प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस में मिल जाती है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, डेटाबेस की बात करें, डेवलपमेंट टूल की बात करें, इसके अलावा रन टाइम एनवायरनमेंट पहले से उपलब्ध होते हैं और डेवलपर को सर्वर या हार्डवेयर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सर्वर भी उसी का रहता है और हार्डवेयर भी उसी का रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने मिल जाएगा प्लेटफॉर्म बोले तो काम करने के लिए, मतलब काम करने या उसे तैयार करने के लिए वातावरण या एनवायरनमेंट, और सर्विस मतलब सेवा। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोले तो प्लेटफॉर्म पर आधारित सर्विस PaaS के अंतर्गत आ जाती है। तो इसका उपयोग ऐप को बनाने के लिए, पूरा तैयार करने के लिए माहौल मिल जाता है। कोड सिर्फ आपको क्या करना होता है, कोडिंग करनी होती है, बाकी काम क्लाउड प्रोवाइडर का होता है। उदाहरण के लिए आप देखोगे तो आपको फिजिकल सर्वर, नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और रन टाइम एनवायरनमेंट है। देखिए चार चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड हो जाती है, क्लाउड सर्वर के ऊपर या जो प्रोवाइडर रहता है क्लाउड प्रोवाइडर उसके ऊपर डिपेंड होती है। सिर्फ यूज़र को दो चीज़ें मैनेज करना होता है, एक तो कोडिंग करना होता है और एक डेटा मेंटेन करना होता है। डेटा को हैंडल करना और कोडिंग करना किसके ऊपर डिपेंड है, यूज़र के ऊपर। बाकी सारी फैसिलिटी किसको प्रोवाइड करनी होती है, क्लाउड प्रोवाइडर को। तो यहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। तो इसके अंतर्गत गूगल ऐप इंजन मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर ऐप सर्विस मिल जाती है, अमेजन का इलास्टिक जो बीन स्टॉक है वो मिल जाता है। ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल भी थोड़े से याद रखना आपको ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो आपसे बन जाए। फिर प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस की कुछ मुख्य फीचर्स है, मतलब रेडी टू यूज़ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, जो आईडी होती है वो रेडीमेड मिल जाती है ताकि सिर्फ उसको कोडिंग करना पड़े। जैसे डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत हमको कोडिंग करना होता है, प्लेटफॉर्म पूरा मिल जाता है, पर वो इस प्रकार से नहीं रहता, वो तो आपके विंडोज़ में इंस्टॉल रहता है। ऑटोमेटिक अपडेट यहाँ देखने को मिल जाते हैं। डेटाबेस सपोर्ट भी यहाँ बिल्ट इन मिल जाता है ऑटोमेटिक पहले से। फास्ट एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट भी मिल जाता है और कोलैबोरेशन सपोर्ट का मतलब एक साथ टीम वर्क कर सकते हैं, किसके अंतर्गत, प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म दोनों में अंतर। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रोल लेवल ज़्यादा होता है और प्लेटफॉर्म में जो है आपका कम रहता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म में ज़्यादा चीज़ें किसके ऊपर रहती है, आपके क्लाउड पर रहती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मेंटेन करता है और प्लेटफॉर्म में प्रोवाइडर करता है। डेवलपर फोकस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस कोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और प्लेटफॉर्म में केवल कोडिंग मिल जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो EC2 आपका मिल जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ऐप इंजन मिल जाता है। ठीक है, कहाँ उपयोग किया जाता है भाई प्लेटफॉर्म वाला, तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, मोबाइल बेस्ड बैकएंड के अंतर्गत उपयोग किया जाता है, API डेवलपमेंट में, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के अंतर्गत, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है डेवलपर के लिए बनाया गया मॉडल है। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जो है मैनेज कर लेता है। इसमें जो है डेवलपर केवल एप्लीकेशन कोड पर ध्यान देता है। प्लेटफॉर्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर उससे एक स्तर ऊपर माना जाता है। ठीक है, सबसे बेसिक पे कौन हो जाता है, हार्डवेयर वाला बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद ऊपर प्लेटफॉर्म वाला माना जाता है, मतलब सेकंड लेवल पे कौन माना जाएगा, प्लेटफॉर्म वाला। गूगल ऐप इंजन इसका ही उदाहरण है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मुख्य उपयोगकर्ता कौन है भाई, डेवलपर है, मतलब कोडिंग करने के लिए। प्लेटफॉर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन मैनेज करेगा, क्लाउड प्रोवाइडर। और गूगल ऐप इंजन प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है।
प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का लाभ क्या है भाई, फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट मिल जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट कोडिंग का मिलता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके अंतर्गत रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर फॉर एंड यूज़र। एंड यूज़र के लिए रेडीमेड सॉफ्टवेयर मिल जाता है। उदाहरण के लिए जीमेल आप उपयोग कर सकते हैं बने बनाए, कोई कोडिंग नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। गूगल ड्राइव बने बनाए मिल जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चले हम यहाँ पे और हम चलते हैं देखिए इसके अंतर्गत, और यहाँ चल के सीधे हम जाते हैं। देखिए आपके पास में ढेर एप्लीकेशन है। गूगल ड्राइव आप उपयोग कर सकते हैं, सीधे क्लिक करें उपयोग हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ जाओ और यहाँ जाके आप सीधे यूट्यूब वीडियो प्ले कर सकते हैं। जबकि मोबाइल में वीडियो चलाना तो आपको मैक्स प्लेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जो भी। उसके बाद आप देखोगे, देखिए गूगल बिजनेस, जीमेल आप उपयोग कर सकते हैं। जीमेल मतलब सिंपल समझो, मेल आप भेज सकते हैं और मेल आप प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से, जीमेल के माध्यम से। उसके अलावा गूगल मैप का उपयोग कर सकते हैं, जेमिनी एआई का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आप गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स का मतलब सिंपल समझो कि आप अपने कंप्यूटर में जो MS ऑफिस है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट मेकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें तो भी आप यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाकर खटा मतलब जो है क्या कर सकते हैं, सारी टेम्पलेट वगैरह सब उपलब्ध हो जाते हैं और यहाँ आप जो है फास्ट काम कर सकते हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। तो ये सब किसके उदाहरण है भाई, ये सब जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के उदाहरण है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब आपको ऐप सर्वर, डेटाबेस, कोड, PC, नेटवर्क, ये सब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर रेडीमेड मिल जाते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक क्लाउड सर्विस आधारित प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पूरा सिस्टम, सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी अपडेट, ये सब क्लाउड की जवाबदारी होती है, वो सब यही मैनेज करता। मतलब अगर जीमेल की कुछ फैसिलिटी बढ़ाना घटाना है तो कौन मैनेज करेगा भाई, ये सब वही मैनेज करेगा, कौन, क्लाउड प्रोवाइडर। तो ये सब जो है उसी की जवाबदारी होती है। आप जाओगे नीचे देखिए, आप गूगल कीप है, गूगल स्लाइड है, देखिए गूगल सीट है। इसके अलावा फाइनेंस, क्लासरूम, देखिए गूगल अर्थ, ये सारे जो रेडीमेड बने बनाए सॉफ्टवेयर आप उपयोग कर सकते हैं। ये सब किसकी विशेषता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की विशेषता है। चलिए आगे देखें। मुख्य रूप से अगर देखें तो सॉफ्टवेयर तैयार मतलब तैयार एप्लीकेशन पहले से मिल जाते हैं और जो एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर उस पर आधारित सेवा को ही सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोल दिया जाता है। तो बाकी सभी देखिए यहाँ पे जो यूज़र है केवल सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, बाकी सभी टेक्निकल काम कौन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडर करेगा, मतलब गूगल प्रोवाइडर करेगा या जो भी। तो गूगल प्रोवाइडर क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे देखिए सर्वर मैनेज करेगा, नेटवर्क मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, ये चार चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, कौन मैनेज करता है, प्रोवाइडर। उसके बाद सिर्फ यूज़र का काम हो जाता है डेटा। डेटा मतलब आप सीधे यहाँ पे देखिए जीमेल देख सकते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसे लाना है, डिलीट करना है, मेल भेजना है या फिर जो भी चीज़ें आपको संभाल कर रखना है, सब डेटा बस मेंटेन करने का दायित्व किसका होता है, यूज़र का होता है। किस चीज़ में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। तो याद रखना ये चीज़ें। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लगभग सब कुछ प्रोवाइडर ही कंट्रोल करता है, सिर्फ यूज़र उसमें डेटा मेंटेन करता है। जैसे जीमेल है, गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के एग्जाम्पल है। चलिए इसकी कुछ विशेषता बोले तो ब्राउज़र आधारित एक्सेस कर सकते हैं, हम अभी करे थे। इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं, हमको ज़रूरत नहीं होती। सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट हो जाता है, जैसे मान लीजिए 365 की बात करें, और मल्टी यूज़र सपोर्ट भी यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग कहाँ होता है भाई, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का, तो ईमेल सर्विसेज में इसका उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन ऑफिस वर्क करना है, जैसे मान लीजिए आपको गूगल डॉक्स है, एक्सेल में काम करना, गूगल सीट है, गूगल स्लाइड, PPT वगैरह बनाना है, ये सब काम उसमें किया जा सकता है। फाइल स्टोरेज और शेयरिंग देखने को मिल जाती है, कोलैबोरेशन टूल, ऑनलाइन मीटिंग टूल, जूम मीटिंग है, गूगल मीट है, ये सब मिल जाते हैं हमको किसमें, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। अब तीनों में अंतर देख लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा कंट्रोल रहता है किसके पास भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के पास में। थोड़ा मध्यम कंट्रोल रहता है, मतलब थोड़ा मतलब यहाँ पे अगर देखो तो ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है किसके पास, यहाँ पे कंट्रोल लेवल ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा मध्यम हो जाता है और यहाँ सबसे कम हो जाता है किसके पास, यूज़र के पास। यूज़र फोकस की बात करें, यूज़र फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड यहाँ डेवलपमेंट के लिए हो जाता है, और ये सॉफ्टवेयर के यूज़ के लिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल यूज़र के पास रहता है, इसमें प्लेटफॉर्म में प्रोवाइडर के पास रहता है और सॉफ्टवेयर में भी प्रोवाइडर के पास रहता है। एग्जांपल की बात करें, EC2 किसका एग्जांपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ऐप इंजन प्लेटफॉर्म का है, और जीमेल किसका है भाई, सॉफ्टवेयर का है। टेक्निकल नॉलेज की बात करें, ज़्यादा ज़रूरी है टेक्निकल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़र को, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म में थोड़ी मध्यम नॉलेज की ज़रूरत है, और सॉफ्टवेयर वाले में तो नॉलेज नहीं भी है तो जीमेल का यूज़ कोई भी कर सकता है, ये आपको पता है।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर एज आ जो है एसपीआई मॉडल का सबसे जो है ऊपर वाला स्तर है, उसके बाद नीचे मध्यम लेवल पे प्लेटफॉर्म वाला है, सबसे नीचे स्तर पे मतलब फर्स्ट लेवल पे कौन है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। तो सॉफ्टवेयर एज आ एंड यूज़र के लिए हो जाता है, जो हम नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटरनेट और ब्राउज़र के माध्यम से हम उपयोग कर सकते हैं। प्रोवाइडर जो है यानी कि गूगल क्लाउड या जो भी है वो ऑटोमेटिक अपडेट करते रहता है, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है वेब ब्राउज़र के माध्यम से चलती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मुख्य उपयोगकर्ता एंड यूज़र होता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सॉफ्टवेयर कौन मैनेज करता है? क्लाउड प्रोवाइडर। जीमेल किस मॉडल पर आधारित है? सॉफ्टवेयर पर आधारित है। सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन क्यों नहीं करना पड़ता भाई? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट पर आधारित होती सारी चीज़ें। चलिए, बेसिक क्लाउड मॉडल हो गए। अब जो है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको टोटल 4 मिल जाते हैं। कौन कौन से? एक तो मिल जाता पब्लिक, दूसरा मिल जाता प्राइवेट, तीसरा मिल जाता दोनों का मिला जुला रूप हाइब्रिड, और चौथा मिल जाता कम्युनिटी बेस्ड, मतलब एक से उद्देश्य वाली जो कम्युनिटी है वो एक ही सर्वर का उपयोग कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूट की, यानी कि जो क्लाउड कंप्यूट के अंतर्गत पब्लिक क्लाउड है। पब्लिक बोले तो सर्विस अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर सभी पब्लिक या सभी यूज़र के लिए एक समान यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन सर्विस यूज़र बी भी यूज़ कर सकता है, यूज़र सी भी यूज़ कर सकता है, और प्लेटफॉर्म स्टोरेज ये यूज़र डी दोनों यूज़ कर सकता है। यहाँ पे आपको क्लाउड पब्लिक मॉडल में आपको ये एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिल जाएगा जो सभी यूज़र को मेंटेन करता है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पब्लिक क्लाउड वह क्लाउड मॉडल है जिसमें सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से नॉर्मल सामान्य जो जनता होती है, जनरल पब्लिक है, उसके लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, ये सब क्लाउड प्रोवाइडर के पास होता है। ये आप देख सकते हैं क्लाउड प्रोवाइडर के पास। कोई भी व्यक्ति, संस्था सब्सक्रिप्शन लेकर इन सर्विसेज का उपयोग कर सकती है। जैसे नॉर्मली हम गूगल ड्राइव का उपयोग कर लेते थे, तो कोई भी उपयोग कर सकता है भाई गूगल ड्राइव का। सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो जो उसका स्टोरेज है वो बढ़ जाएगी। तो पब्लिक मतलब हो जाता सभी के लिए, क्लाउड मतलब इंटरनेट पर आधारित पब्लिक सेवाएं। तो सीधे सीधे बोलें तो इंटरनेट पर आधारित एक्सेस हम कर सकते हैं सभी के लिए, मल्टी यूज़र के लिए, मल्टी टेनेंट यूज़र के लिए यहाँ पे चीज़ें रहती है। इसे ही बोल देते हैं शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। पे एज़ यू गो बिलिंग, जितना हम यूज़ करेंगे उतना हम पे करेंगे भाई। मंथली आपका चार्ज भी रहता है, जो आपका नेट का चार्ज रहता है वो भी आप देख सकते हैं, जितना आप जीबी का डलवाओगे उतना आप यूज़ कर सकते हैं। हाई स्केलेबिलिटी मिल जाती है, जितना ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं उतना ही आप जो है उसको बढ़ाओगे, नहीं तो कम कर दोगे। लो इनिशियल कॉस्ट, शुरुआत में आपको कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पब्लिक क्लाउड के अंतर्गत अमेजन वेब सर्विसेज आ जाती है, जैसे अमेजन प्राइम भी देख लेते हैं हम, तो इसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट एजोर आ जाता है, गूगल क्लाउड आ जाता है। पब्लिक क्लाउड की कुछ कार्य प्रणाली देख लेते हैं। तो क्लाउड प्रोवाइडर डेटा सेंटर बनाता है, मल्टीपल यूज़र एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकते हैं, मतलब एक सर्वर में ही जो है बहुत सारे लोगों का जीमेल अकाउंट हो सकता है। यूज़र इंटरनेट के माध्यम से सेवा प्राप्त करता है। पब्लिक क्लाउड के कुछ मॉडल मतलब लाभ अगर देखें तो लो कॉस्ट, जल्दी सेटअप हो जाता है, मेंटेनेंस की चिंता नहीं है, ग्लोबल एक्सेस कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। इसकी कुछ लिमिटेशन जैसे डेटा सिक्योरिटी कंसर्न, डेटा सिक्योरिटी दिक्कत हो जाती है क्योंकि एक ही सर्वर में बहुत सारे यूज़र मिल जाते हैं, उसी में हैकर भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरनेट पर निर्भरता यहाँ कम होती है, अधिक मतलब इंटरनेट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, और यूज़र के पास कंट्रोल बहुत कम होता है। वेंडर लॉक इन की संभावना यहाँ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट में देखें तो आगे हम अंतर देख लेंगे। पब्लिक मतलब सभी के लिए, प्राइवेट मतलब एक संस्था के लिए। कॉस्ट कम आ जाती है, कंट्रोल भी कम हो जाता है पब्लिक के पास, और प्राइवेट में अधिक कंट्रोल हो जाता है और अधिक कॉस्ट आ जाती है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी सामान्य होती है पब्लिक में, और प्राइवेट में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पे आप देखिए मुख्य रूप से पब्लिक क्लाउड किसके लिए उपलब्ध होता है भाई? जनरल पब्लिक के लिए। पब्लिक क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर किसका होता है? क्लाउड प्रोवाइडर का होता है, गूगल क्लाउड, अमेजन या जिसका भी। पब्लिक क्लाउड किस माध्यम से एक्सेस किया जाता है? इंटरनेट के माध्यम से। पब्लिक क्लाउड का मुख्य लाभ लो कॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो है आपका क्लाउड प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब सिंपल अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटेड सोलो मतलब क्या हो जाता है भाई? सिंगल, फॉर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पब्लिक मतलब सबके लिए, पर प्राइवेट मतलब हो जाता है एक सर्वर पर एक ही जो एंटरप्राइज है उसका अधिकार है। ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं किस क्या? प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है, बाहर का कोई भी इसे उपयोग नहीं कर सकता।
सकता। तो इसको हम बोल देते हैं क्या, एक पर्टिकुलर संस्था या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, इसके लिए इसको बोला जाता है डेडिकेटेड या फिर प्राइवेट। तो प्राइवेट मतलब समझ जाओ किसी पर्टिकुलर निजी व्यक्तित्व के रूप से कंपनी या संस्था हो सकती है, जिसके अंतर्गत सर्वर स्टोरेज नेटवर्क ये डेडिकेटेड होते हैं, मतलब किसी एक संस्था के लिए, इसी को बोला जाता है प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड की मुख्य विशेषता बोले तो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, हाई सिक्योरिटी यहाँ मिल जाती है, फुल कंट्रोल मिल जाता है, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, और लिमिटेड एक्सेस मतलब जितने, यहाँ देखिए रिस्ट्रिक्टेड यूज़र यहाँ बोल सकते हैं, जितने यूज़र को प्रोवाइड किया गया है पासवर्ड आईडी या परमिशन दी गई सिर्फ वही यूज़र यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। किस में, प्राइवेट क्लाउड में। उसके बाद प्राइवेट क्लाउड कहाँ उपयोग होता है, बैंकिंग सेक्टर में देखोगे, जैसे एसबीआई का अपना खुद का क्लाउड देखने को मिल जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने हैं उनका अपना खुद का क्लाउड मिल जाता है। लार्ज जितनी भी कंपनीज़ है या सेंसिटिव डेटा हैंडलिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उन सब का अपना खुद का क्लाउड मिल जाता है। वो सब किसके अंतर्गत आता है, वो सब आता है प्राइवेट क्लाउड के अंतर्गत। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जैसे आईबीएम कंपनी है या माइक्रोसॉफ्ट है, ये अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड उपयोग करती है। साथ ही प्राइवेट क्लाउड के कुछ लाभ है, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा मिल जाती है, डेटा प्राइवेसी बेहतर मिल जाती है पब्लिक से, फुल कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है फुल कंट्रोल मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, और अपने हिसाब से हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशन देख लीजिए, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, स्वाभाविक सी बात भाई, ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है। स्केलेबिलिटी पब्लिक क्लाउड से कम हो जाती है, मतलब स्केल अप और स्केल डाउन यहाँ पे काम होता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता होती है भाई, अगर खुद मेंटेन करोगे तो टेक्निकल लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो पब्लिक और प्राइवेट में अंतर हमने पहले भी देख लिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे प्राइवेट क्लाउड का उपयोग कौन कर सकता है, केवल एक संस्था या कंपनी। प्राइवेट क्लाउड में सिक्योरिटी लेवल अधिक होता है। प्राइवेट क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड होता है एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्राइवेट क्लाउड की मुख्य कमी क्या है भाई, अधिक लागत आती है, तो ये नॉर्मल है, कमी थोड़ी है वो, पर कमी पूछा जाए तो बता सकते हैं। चलिए अब दोनों का मिला जुला या कॉम्बाइन या कॉम्बो रूप हम बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड बोलोगे पब्लिक और प्राइवेट, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिला जुला रूप अगर बोल दिया जाता है तो दोनों का मिला जुला रूप क्या कहलाता है, हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है। दोनों एक साथ इंटीग्रेटेड रहते हैं, यानी कि दोनों मिश्रित रूप से काम कर लेते हैं। तो संस्था सेंसिटिव डाटा प्राइवेट क्लाउड में रखती है और सामान्य कार्य जो है पब्लिक क्लाउड में, मतलब प्राइवेट क्लाउड में सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दो प्रकार के सर्वर का उपयोग कर रही है, दो प्रकार के क्लाउड का उपयोग कर रही है, तो जितना भी आपका सेंसिटिव या सीक्रेट डेटा है, गोपनीय कॉन्फिडेंशियलिटी वाला डेटा है, वो कहाँ रखेगी, प्राइवेट में, और जितना भी डाटा आपका नॉर्मल है वो सामान्य बोले तो पब्लिक में। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट भी थोड़ी सी बच जाती है। तो इस प्रकार के मॉडल को बोल देते हैं हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड में डुअल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, यानी कि दो प्रकार का क्लाउड हो जाता है। डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी मिल जाती है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट यहाँ मिल जाती है, और इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी प्लस स्केलेबिलिटी की फैसिलिटी भी मिल जाती है। सिक्योरिटी तो है ही है, ठीक है, पर स्केलेबिलिटी ज़रूरत के हिसाब से हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इसलिए ये हाइब्रिड कहलाता है। हाइब्रिड क्लाउड को क्यों उपयोग किया जाएगा भाई, सेंसिटिव डाटा को सुरक्षित रखने के लिए प्राइवेट, और हाई ट्रैफिक है तो उसके लिए पब्लिक क्लाउड की ज़रूरत पड़ जाती है, दोनों का कॉम्बाइन रूप। कॉस्ट और सिक्योरिटी दोनों का संतुलन बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई बैंक अपने कस्टमर डेटा को प्राइवेट क्लाउड में रखता है, लेकिन अपनी वेबसाइट होस्टिंग पब्लिक क्लाउड में रख देता है। कई कंपनियां हाइब्रिड सॉल्यूशन देती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एजोर आपका हाइब्रिड सॉल्यूशन देता है। अमेजन वेब सर्विस भी इस प्रकार की सर्विस दे सकती है। हाइब्रिड क्लाउड के कुछ लाभ है, सिक्योरिटी भी मिल जाती है, स्केलेबिलिटी भी मिल जाती है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी मिल जाता है भाई। जब पब्लिक क्लाउड उपयोग करोगे तो उसमें कॉस्ट आपकी कम मिलती है और प्राइवेट में ज़्यादा मिलती है। फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट मिल जाता है, बिजनेस कंटिन्यूटी यहाँ बेहतर मिल जाती है। कुछ लिमिटेशंस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट मिल जाता है, दो चीज़ों का मैनेजमेंट थोड़ा सा कठिन होता है। इंटीग्रेशन चैलेंजेस मिल जाते हैं दोनों को साथ में जोड़कर। स्किल टीम की आवश्यकता होगी, आईटी टीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो टीम है उसकी आवश्यकता होगी। कॉन्फ़िगरेशन एरर का खतरा यहाँ देखने को मिल जाता है। पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड तीनों में अंतर देख सकते हैं, जो आप देख लेना एक बार, हमने पहले भी पढ़ ली हैं, तो आप सबके सामने ये चीज़ें हैं, तो आप इसको एक बार देख लेना। एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो हाइब्रिड क्लाउड मतलब पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव डाटा प्राइवेट में और हाई ट्रैफिक वाला डाटा वेबसाइट होस्टिंग कहाँ मिलेगी, पब्लिक क्लाउड में। फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों प्रदान करती है। हाइब्रिड मॉडल आधुनिक कंपनियों के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। कुछ पॉसिबल क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हाइब्रिड क्लाउड किसका कॉम्बिनेशन है भाई, पब्लिक और प्राइवेट का।
सेंसिटिव डाटा प्राइवेट में रहता है। हाइब्रिड क्लाउड का लाभ क्या है? सिक्योरिटी भी मिल जाती है और स्केलेबिलिटी भी। हाइब्रिड क्लाउड किसके लिए उपयुक्त है? बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उपयुक्त है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है कम्युनिटी क्लाउड, मतलब चौथे नंबर का क्लाउड है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंतर्गत। तीन हो गए, एक तो हो गया आपका पब्लिक, एक हो गया प्राइवेट और एक हो गया हाइब्रिड, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो कम्युनिटी मतलब शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन विद कॉमन कंसर्न, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन 1 है और एक ऑर्गेनाइजेशन 2 है, इन दोनों का उद्देश्य लक्ष्य जो भी है मतलब एक ही दिशा में काम करती है, तो उन सब का डेटा जो है एक ही सर्वर पर रख दिया जाता है। तो इसे बोल देते हैं कम्युनिटी क्लाउड मॉडल। क्या बोल देते हैं? कम्युनिटी क्लाउड मॉडल। तो सीधे सीधे बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक या मतलब दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन मिलकर या संगठन मिलकर एक शेयर्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करती है, तो इसे हम बोल देते हैं क्या? कम्युनिटी मॉडल। ये सभी संगठन किसी समान उद्देश्य, बोले तो समान उद्देश्य हो सकता है, नियम हो सकते हैं, इनका पालन करती है, तो इसे हम बोल देते हैं कम्युनिटी मॉडल। कम्युनिटी मॉडल जिसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर केवल उन्हीं संगठनों के लिए उपयुक्त होता है जो आम जनता के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है। तो कम्युनिटी मतलब समान समूह एक जैसे, और कम्युनिटी क्लाउड मतलब ऐसा क्लाउड जिसे जो है समान प्रकार की संस्था उपयोग कर सकती है, जिन संस्थाओं के ज़रूरतें भी सेम रहती है, जो नियम कानून है, लक्ष्य है, वो भी समान रहता है, ये सब मिलकर एक ही क्लाउड का उपयोग कर लेते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है कम्युनिटी क्लाउड। मुख्य रूप से अगर देखें तो कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है एक ही क्लाउड का उपयोग करेंगे, कई हॉस्पिटल्स मिलकर हेल्थ डेटा क्लाउड बना लेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिलकर एक ही क्लाउड प्लेटफॉर्म बना लेंगे, तो ये मुख्य रूप से हो जाते हैं कम्युनिटी क्लाउड। इसके अलावा कम्युनिटी क्लाउड की कुछ मुख्य विशेषता, तो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है सीमित समूह के लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सर्वर है, रैम है, जो स्टोरेज है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आप देखोगे कॉमन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट हो जाती है, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम होगी। कॉस्ट शेयरिंग मिल जाती है, भाई एक क्लाउड का उपयोग करेंगे तो आपस में बांट लेंगे कॉस्ट को। हाई सिक्योरिटी मिल जाती है, पब्लिक क्लाउड से ज़्यादा मिल जाती है, और लिमिटेड एक्सेस मिल जाते हैं, जितना कम्युनिटी उपयोग करे उतना ही आपको मिलेगा। उसके बाद कम्युनिटी क्लाउड क्यों उपयोग किया जाता है? भाई समान नियम कानून पालन करने के लिए, डेटाबेस सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए, कॉस्ट को आपस में बांटने के लिए, कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके कुछ लाभ और हानि देख लेते हैं। जैसे लाभ की बात करें तो कॉस्ट की बंटवारा है, कॉस्ट की शेयरिंग हो जाती है। बेटर सिक्योरिटी दैट पब्लिक क्लाउड पब्लिक क्लाउड की अपेक्षा इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी होती है। कॉमन पॉलिसी मैनेजमेंट मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है। कम्युनिटी क्लाउड की कुछ लिमिटेशन बोले तो मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इशू देखने को मिल जाता है, सामंजस्य कभी कभी झगड़ा फसाद जो भी आप देख सकते हैं। स्केलेबिलिटी पब्लिक क्लाउड जितनी नहीं होती, मतलब स्केल अप और स्केल डाउन यहाँ कम होता है। लिमिटेड यूज़र यहाँ पे सपोर्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी तीनों में आप अंतर देख लेना। मैं इसको मुख्य रूप से जो है यहाँ पे आपको जो है कहाँ दे देता हूँ, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे इसको कॉपी करता हूँ और आपको टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे दे देता हूँ, तो आप इसे ऐसे रिवीजन कर लेना, ठीक है, नॉर्मली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कम्युनिटी क्लाउड कई संगठनों द्वारा शेयर किया जाता है और इसका उपयोग समान उद्देश्य वाली जो संस्था है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका उपयोग। उसके बाद आप देखोगे तो कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर लिए जाते हैं। पब्लिक क्लाउड से अधिक सुरक्षित रहता है और यह जनरल पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो कम्युनिटी क्लाउड किसके द्वारा, मतलब समान उद्देश्य वाले संगठन के लिए। कम्युनिटी क्लाउड का मुख्य लाभ कॉस्ट शेयरिंग हो जाती है। क्या कम्युनिटी क्लाउड आम जनता के लिए खुला है? नहीं खुला है। कम्युनिटी क्लाउड किससे अधिक सुरक्षित रहता है? भाई पब्लिक क्लाउड से अधिक सुरक्षित रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्चुअलाइजेशन की। तो वर्चुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आभासी। तो वर्चुअलाइजेशन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ऐसी तकनीक है जो फिजिकल जो सर्वर होता है उसको एक अलग अलग सर्वर में बांट दिया जाता है वर्चुअल तरीके से। वर्चुअल मशीन यहाँ बना दी जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप चलते हैं यहाँ पे, आपको अगर अपनी मशीन में मतलब अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में क्या करना है, एक अलग से लाइनक्स इंस्टॉल करना है या फिर डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, तो आप अपने ही जो सीपीयू है या अपना ही जितने भी रिसोर्स है उसमें आप एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बना दोगे और उसको किस माध्यम से बनाओगे, ओरेकल के वर्चुअल बॉक्स के माध्यम से बनाओगे। और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में लाइनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडोज़ भी। तो ये क्या है, एक प्रकार का वर्चुअलाइजेशन है। मतलब वर्चुअलाइजेशन आपको फील देता है कि अलग लैपटॉप या अलग डिवाइस यूज़ कर रहा है, पर वैसा नहीं होता, एक प्रकार की वर्चुअल मशीन बना देता है।
तो फिजिकल हार्डवेयर जो सर्वर है उसको कई वर्चुअल मशीन में बांट दिया जाता है, उसी को हम बोल देते हैं वर्चुअलाइजेशन। प्रत्येक वर्चुअल मशीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकती है और वर्चुअलाइजेशन ही क्लाउड कंप्यूटिंग की फाउंडेशन है एक प्रकार से बोला जाए तो। आप देख सकते हैं वर्चुअलाइजेशन जिसके अंतर्गत देखिए सर्वर हार्डवेयर होता है और जो अलग अलग देखिए एक अलग हो गया, इधर अलग हो गया, इधर अलग हो गया। तो हाइपरवाइजर देखिए यहाँ वर्चुअलाइजेशन के अंतर्गत हाइपरवाइजर एक प्रकार का मैनेजर होता है। मतलब वर्चुअलाइजेशन एक घर हो गया जो हार्ड सर्वर को आपको अलग अलग भागों में बांटने दे रहा है और हर एक घर के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती मैनेजर की, जो क्या मैनेज करता है, ये वर्चुअल मशीन को मैनेज करता है। तो यहाँ पे दोनों के बारे में हम देखेंगे। वर्चुअल मतलब आभासी, जो वास्तविक जैसा दिखे पर वास्तव में नहीं रहता। फिजिकल मशीन को लॉजिकल भागों में बांट देना, वो क्या कहलाता है आपका वर्चुअलाइजेशन। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में उदाहरण के लिए 32 GB रैम है, 32 GB रैम है और अगर हम 4 वर्चुअल मशीन में बांटेंगे तो 32 बोले तो 8 8 GB की 8 GB के कितने हो जाएंगे, 8 GB के 4 भाग हो जाएंगे। 8 8 GB के कितने भाग हो जाएंगे यहाँ पे 4 भाग। तो ये क्या कहलाता है, एक प्रकार से वर्चुअल मशीन कहलाती है। तो वर्चुअल मशीन आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन हम देख लेते हैं वर्चुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। रिसोर्स की यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, मतलब जितना भी रिसोर्स है वो सभी अच्छे से यूज़ होगा। उसके बाद कॉस्ट कम करने के लिए, स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्लाउड सर्विसेज जो है उसके प्रदान करने के लिए। तो बिना वर्चुअलाइजेशन के क्लाउड कंप्यूटिंग तो संभव नहीं है, ये भी हम जानते हैं। तो फिजिकल सर्वर पर एक विशेष सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है। सॉफ्टवेयर सर्वर को कई वर्चुअल मशीन में बांट दिया जाता है। वर्चुअल मशीन अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और अलग एप्लीकेशन भी चला सकती है, सबकी रिक्वायरमेंट के आधार पर अलग अलग। जैसे उदाहरण के लिए वर्चुअल मशीन एक आभासी कंप्यूटर हम बोल सकते हैं, यानी कि एक वर्चुअल कंप्यूटर हम बोल सकते हैं जिसके अंतर्गत रैम है, CPU है, स्टोरेज है, इसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। मान लीजिए आपके पास में 64 GB रैम है, तो भाई 4 वर्चुअल मशीन बनाना कितने आ जाएंगे, 16 16 GB के 4 वर्चुअल मशीन बन जाएगी। तो यहाँ पे सर्वर वर्चुअलाइजेशन हो जाता है, स्टोरेज की वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क की वर्चुअलाइजेशन और डेस्कटॉप की वर्चुअलाइजेशन। इसके बाद वर्चुअलाइजेशन के कुछ लाभ देखें तो हार्डवेयर कॉस्ट कम आ जाती है, एनर्जी सेविंग रहती है, ईजी बैकअप देखने को मिल जाता है, डिजास्टर रिकवरी आसान हो जाती है, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। पर इसकी कुछ कमियां भी है, जैसे कॉम्प्लेक्स सेटअप मिल जाता है। वर्चुअल मशीन अलग अलग करेंगे एक ही सिस्टम में तो सेटअप करने में थोड़ी सी कठिनाई तो होगी। स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता, मतलब टेक्निकल पर्सन की आवश्यकता होती है और सिक्योरिटी रिस्क की भी हो जाती है अगर कॉन्फ़िगरेशन गलत होता है तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे वर्चुअलाइजेशन का उद्देश्य क्या है भाई, सर्वर को कई वर्चुअल मशीन में बांट देना। क्लाउड कंप्यूटिंग का आधार वर्चुअलाइजेशन है। वर्चुअल मशीन क्या है, आभासी कंप्यूटर है। वर्चुअलाइजेशन से क्या लाभ होता है, कॉस्ट सेविंग होती है। चलिए नेक्स्ट देखें, इसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका नाम है हाइपरवाइजर। तो हाइपरवाइजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि वर्चुअल मशीन क्रिएट और रन करने में मदद करता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में यहाँ पे हाइपरवाइजर काम कर लेता है, जो क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। तो हाइपरवाइजर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि वर्चुअल मशीन को बनाता है और उसे चलाता है। तो फिजिकल हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन के बीच में एक प्रकार का क्या होता है, ब्रिज का काम कर लेता है। मतलब वर्चुअल मशीन का मॉनिटर भी इसे कहा जाता है, वर्चुअल BMM, वर्चुअल मशीन मॉनिटर एक प्रकार का मैनेजर होता है। मतलब वह सॉफ्टवेयर जो सर्वर को कई वर्चुअल कंप्यूटर में बांटता है और वर्चुअल मशीन वर्चुअलाइजेशन अगर घर है तो हाइपरवाइजर उसका एक मैनेजर कहलाता है जो मैनेज करता है सारी चीज़ों को। कैसे काम करेगा भाई ये, तो फिजिकल सर्वर पर हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया जाता है। हाइपरवाइजर सर्वर के रिसोर्स जैसे कि CPU, रैम, स्टोरेज को कंट्रोल करता है और इन रिसोर्सेज को अलग अलग वर्चुअल मशीन में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वर्चुअल मशीन को ऐसा लगता है कि वो अपना खुद का हार्डवेयर यूज़ कर रहे, पर वैसा नहीं होता। तो यहाँ मुख्य रूप से हाइपरवाइजर देखें तो टाइप 1 हो जाता है हाइपरवाइजर, जिसमें बेयर मेटल बोले तो सीधे हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है। सॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बिना काम करता है और ज़्यादा सुरक्षित और तेज़ होता है, जैसे BM बेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर V है, ये आप देख सकते हैं कौन सा, जो आपका 1 हाइपरवाइजर है। सेकंड अगर देखें तो सेकंड हाइपरवाइजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है, और ये कहाँ होता था, ये हार्डवेयर में इंस्टॉल होता था, टाइप 1। डेस्कटॉप या टेस्टिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है 2 का। परफॉर्मेंस टाइप 1 से कम होती है, जैसे ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स हम देख सकते हैं, अभी हमने देखे थे, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होता है पर इसकी प्रोसेस थोड़ी धीरे होगी, मतलब दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्लो कर देता है। वर्चुअल BM बेयर वर्क स्टेशन जो है एक प्रकार से वर्चुअल मतलब हाइपरवाइजर की कुछ मुख्य विशेषता अगर देखें तो यहाँ पे आपको रिसोर्स एलोकेशन, BM मैनेजमेंट, वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट, आइसोलेशन, एक वर्चुअल मशीन दूसरे को प्रभावित ना करे इसके लिए यहाँ पे होता है, सिक्योरिटी कंट्रोल होता है, लोड बैलेंसिंग भी होता है। इसके अलावा हाइपरवाइजर क्यों ज़रूरी है,
वर्चुअलाइजेशन संभव बनाता है, ये मैनेजर के रूप में काम कर लेता है, यह मॉनिटरिंग करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का महत्वपूर्ण भाग है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सर्वर चलाने की सुविधा दे देता है। चलिए नेक्स्ट देखें, दोनों में आप अंतर देख लेना। वर्चुअलाइजेशन तकनीक है तो हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर है। वर्चुअलाइजेशन सर्वर को वर्चुअल बनाने का काम कर लेता है और ये क्रिएट और मैनेज करने का काम कर लेता है। वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर पर निर्भर है और हाइपरवाइजर जो है वर्चुअलाइजेशन को कंट्रोल करता है। हाइपरवाइजर का मुख्य काम वर्चुअल मशीन बनाना और चलाना हो जाता है। टाइप 1 हाइपरवाइजर सीधे हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है और जो वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है वो वर्चुअल मशीन मॉनिटर कहलाता है। और जो टाइप 2 है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लाउड स्टोरेज की। क्लाउड स्टोरेज मतलब सीधे सीधे बोला जाए तो आपके पास में ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, उन सभी में आप जो है फाइल, फोटोज़ या डॉक्यूमेंट है उन सबको स्टोर कर लेते हैं और ऑटोमेटिक सिंक होते रहता है। वो सब क्या है, आपका क्लाउड स्टोरेज है। तो क्लाउड स्टोरेज वह सर्विस है जिसमें कि फाइल, फोटो, डॉक्यूमेंट लोकल कंप्यूटर की वजह कहाँ स्टोर होते हैं भाई, रिमोट पर। आप रिमोट जो है आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज की बात करें, देखिए आपको क्लाउड स्टोरेज में सभी प्रकार के सर्वर मिल जाएंगे। क्लाउड स्टोरेज में आप देखोगे, क्लाउड स्टोरेज में आपको देखिए आपको गूगल क्लाउड मिल जाएगा, इसके अलावा आप अमेजन का मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे देखिए आई क्लाउड है और दुनिया भर के जितने भी क्लाउड है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जिसके अंतर्गत आप देखोगे तो आपको जितनी भी प्रकार की आपकी फाइल्स रहती है, वीडियोज़ रहते हैं, म्यूज़िक रहता है, शेयर, पिक्चर्स वगैरह, फाइल है, कॉन्टैक्ट है, डॉक्यूमेंट, इन सभी को आप वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज मतलब इंटरनेट पर आधारित सर्वर में डेटा को स्टोर करना क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। तो इसकी विशेषता बोले तो रिमोट डेटा स्टोरेज मिल जाता है, ऑटोमेटिक बैकअप है, फाइल सिंक्रोनाइजेशन है, एनीवेयर एक्सेस है, सिक्योर डेटा एन्क्रिप्शन मिल जाता है, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत मिल जाती है। और बैकअप और सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो डेटा की एक कॉपी सुरक्षित रखना एक प्रकार से बैकअप, और अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो डेटा सुरक्षित रहता है। जैसे गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव जो है आपका एक प्रकार का क्या है, मुख्य रूप से क्लाउड स्टोरेज है। यहाँ आप जाओगे न्यू में तो आप देखिए फोल्डर बना सकते हैं अपने खुद के कैटेगरीज, उसके बाद जो है अपलोड कर सकते हैं सीधे फाइल और फोल्डर। ये देखिए इस प्रकार से गूगल डॉक्यूमेंट आप यहाँ रख सकते हैं क्लाउड में, आप गूगल सीट रख सकते हैं, पीपीटी रख सकते हैं, गूगल के वीडियोस इसके अंतर्गत, गूगल फॉर्म्स है और बहुत सारी चीज़ें देखोगे, ड्राइंग्स वगैरह है, मैप है, देखिए साइट है, ये सारी चीज़ें आप जो है कहाँ रख सकते हैं, गूगल क्लाउड में। साथ ही सिंक्रोनाइज़ की बात करें तो डिवाइस पर फाइल बदलने पर यहाँ सिंक्रोनाइजेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए। तो मोबाइल में फ़ोटो सेव किया जाता है, लैपटॉप में भी दिखेगा, गूगल फ़ोटोज़ इसका उदाहरण है। ड्रॉप बॉक्स आप देख सकते हैं जो कि आपको एक मुख्य रूप से अगर देखें तो कम फैसिलिटी देता है और पे करने पे ज़्यादा देता है। माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव आप देख सकते हैं, गूगल ड्राइव देख सकते हैं, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। तो गूगल जो क्लाउड स्टोरेज है मुख्य रूप से अगर देखें तो पब्लिक क्लाउड स्टोरेज हो जाता है, प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज हो जाता है और हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज हो जाता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के क्लाउड स्टोरेज होते हैं जो कि क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लाभ क्या भाई, डेटा सेफ्टी देखने को मिल जाती है, हार्डवेयर फेलवर से सुरक्षा होती है, मतलब हार्डवेयर हमारा फेल होगा ना, क्लाउड स्टोरेज का थोड़ी होगा, वो तो क्लाउड प्रोवाइडर का काम है। कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाता है, फ्री में भी मिलती चीज़ें और थोड़ा बहुत चार्जेस के बाद भी और फैसिलिटी मिल जाती है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है, इजी शेयरिंग मिल जाती है, वहीं से हम सीधे उठाए सीधे और शेयर कर दिए। जैसे यहाँ जाओगे और यहाँ जाकर सीधे हम देखिए यहाँ से यहाँ शेयर कर सकते हैं, देखिए यहाँ से जाए और यहाँ जाके हम सीधे शेयर कर सकते, कॉपी लिंक या फिर जिसको हमको शेयर करना वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं हम जो हमारे पास में बाकी चीज़ें है क्लाउड स्टोरेज की कुछ लिमिटेशन। भाई बिना इंटरनेट के काम नहीं करेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डेटा प्राइवेसी कंसर्न, अगर किसी को ऑनलाइन चीज़ें कुछ पासवर्ड वगैरह पता चल जाए तो भी दिक्कत हो सकती है। हैकिंग की रिस्क हो जाती है, गूगल आईडी अगर हैक कर ली जाती है तो वो सारा का सारा डेटा हमारा मतलब जो है मिस कर सकता है या फिर एक प्रकार से मिसयूज़ कर सकता है। अपलोड और डाउन स्पीड जो है डाउनलोड स्पीड पर निर्भरता होती है। तो अपलोड अगर होगा तो अब स्पीड चाहिए, डाउनलोड होगा तो भी स्पीड चाहिए। ट्रेडिशनल स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज में अंतर देख लें तो लोकेशन, बैकअप, एक्सेस, सिक्योरिटी की बात करें तो हार्ड डिस्क यहाँ पे होती है, ट्रेडिशनल में मैनुअली बैकअप करना पड़ता है, एक डिवाइस में इसका एक्सेस होता है और लिमिटेड सिक्योरिटी होती है। क्लाउड की बात करें तो यहाँ पे रिमोट सर्वर ज़रूरत होती है, ऑटोमेटिक बैकअप आ जाता है, मल्टीपल डिवाइस में सपोर्ट है, एक्सेस किया जा सकता है और यहाँ डेटा एनक्रिप्शन बेस्ड हो जाता है ताकि सुरक्षित रह सके। तो मुख्य रूप से क्लाउड स्टोरेज में डेटा कहाँ स्टोर होता है भाई, तो रिमोट सर्वर में। बैकअप का अर्थ क्या है, डेटा की सुरक्षित कॉपी बनाना।
उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन क्या है, एक डिवाइस पर बदलाव दूसरे पर ऑटोमेटिक दिखना। ड्रॉप बॉक्स किस प्रकार की सेवा है, ये क्लाउड स्टोरेज है। ऐसे गूगल ड्राइव भी है, वन ड्राइव भी है, आई क्लाउड भी है, ये सब क्लाउड स्टोरेज है। अगला जो टॉपिक है वो हमको देखने को मिल जाता है चैप्टर क्लाउड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। जब इतना सारा क्लाउड क्लाउड बात कर लिए, इंटरनेट पर आधारित बात कर लिए, तो थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी देख लेते हैं। तो डेटा की प्राइवेसी इसके अंतर्गत मिल जाती है, यानी कि चैलेंजेस ऑफ स्टोरिंग सेंसिटिव डेटा ऑन रिमोट सर्वर। तो ये थोड़ी सी कठिनाई है हमारे पास में कि भाई अगर जो इम्पोर्टेंट डेटा हम सर्वर पर रखते हैं रिमोट सर्वर पर, तो क्या वो सुरक्षित है सेंसिटिव डाटा। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिक्कत है। तो व्यक्तिगत या गोपनीय डाटा जो होता है वो एक प्रकार से सेंसिटिव डाटा जो कि अनऑथराइज एक्सेस से सुरक्षित रखना होता है, तो इसी को हम डेटा प्राइवेसी बोल देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा लोकल सिस्टम के बजाय कहाँ रहता है, रिमोट सर्वर पर, और इसलिए डेटा की जो प्राइवेसी है वो काफ़ी ज़्यादा चुनौती या चैलेंज के रूप में सामने आ जाती है। तो देखिए आप देख सकते हैं क्लाउड में पब्लिक क्लाउड हाइब्रिड, यहाँ पे आपका जो है सारी चीज़ें रखी होती है। तो डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगी तो सिंपल सी बात है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो सेंसिटिव डाटा क्या होता है, तो बैंक की डिटेल हो सकती है, आधार कार्ड, आईडी नंबर जो भी है, पासवर्ड हो सकता है, मेडिकल रिकॉर्ड हो सकते हैं, कंपनी की कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रिपोर्ट या जो भी चीज़ है। ऐसा डेटा को जो अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता हो जाती है, जितनी भी हमने डेटा देखे हैं। तो डेटा प्राइवेसी क्लाउड में एक चुनौती क्यों है, क्योंकि डेटा थर्ड पार्टी सर्वर पर स्टोर होता है, मतलब हमको नहीं पता कहाँ स्टोर हो रहा है, और इंटरनेट से एक्सेस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब बहुत सारे यूज़र से होकर गुजर कर आता है, और अगर एन्क्रिप्शन में थोड़ी सी कमी बरती जाती है तो ये दिक्कत हो सकती है। साइबर अटैक का खतरा यहाँ देखने को मिल जाता है। डेटा अलग अलग देशों के सर्वर पर स्टोर हो सकता है। इनसाइडर थ्रेड मतलब अंदरूनी जो कर्मचारी है उनका भी खतरा हो जाता है, जो क्लाउड मैनेज कर रहा है उससे भी दिक्कत हो सकती है। हालांकि डेटा एन्क्रिप्शन में रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत कम होती है, फिर भी दिक्कत तो है। डेटा प्राइवेसी से जुड़े मुख्य खतरे बोले तो डेटा ब्रीच, डेटा की चोरी होना, हैकिंग होना, मतलब हैकिंग बोले तो लूप होल्स को देखते हुए डेटा को चुरा लेना। मालवेयर अटैक हो सकता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर फाइल इन्फेक्ट हो सकती है। फिशिंग अटैक हो सकता है, मतलब गलत लिंक उसके माध्यम से हमारा डेटा चोरी। अनऑथराइज एक्सेस मतलब बिना परमिशन के हमारे डेटा को एक्सेस करके मॉडिफाई करना, ये सब प्राइवेसी के अंतर्गत खतरे माने जाते हैं। तो ये जो कि गूगल क्लाउड के अंतर्गत या फिर कोई भी जो क्लाउड है उसके अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर कैसे सुरक्षा देता है भाई, तो डेटा इंक्रिप्शन, डेटा कोडेड फॉर्म में रखता है। किसी को भी यूज़ करना तो मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन मिल जाता है, मतलब पासवर्ड और ओटीपी के माध्यम से एक्सेस किया जाएगा। फायरवॉल का प्रोटेक्शन मिल जाता है, डेटा को प्रोटेक्ट करना, पैकेट फॉरवर्डिंग पर मॉनिटरिंग करना, ये हमको मिल जाता है। रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट मिल जाते हैं, मतलब सर्वर पे भी। एक्सेस कंट्रोल की पॉलिसी होती है, कौन एक्सेस करेगा कौन नहीं करेगा। उदाहरण के लिए अमेजन वेब सर्विस जो क्लाउड प्रोवाइडर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल क्लाउड है, ये सभी आपके एडवांस सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रदान करते हैं। इसके अलावा यूज़र की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बेसिक रूप से अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैंने पहले भी बताया साइबर सिक्योरिटी वाले चैप्टर में। टू फैक्टर अथेंटिकेशन रखना भी ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि भाई टू फैक्टर अथेंटिकेशन नहीं रखोगे, जैसे यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के हम जो है इसमें मैनेज गूगल अकाउंट में चलते हैं, और मैनेज गूगल अकाउंट में चल के यहाँ देखिए हम जो है सिक्योरिटी एंड साइन इन में जाते हैं, और यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाए टू स्टेप वेरिफिकेशन आपकी ऑन है। ठीक है, इस शुरुआत से ही आपको ऑन भी रखना है। मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब सीधे सीधे बोल दो कि आप जब भी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, गूगल अथेंटिकेटर में एक कोड आएगा, या फिर आप जो है जो आपकी रिकवरी ईमेल है उसमें एक कोड आएगा, तभी आपका जो गूगल प्रॉम्प्ट है उसके माध्यम से क्या खुलेगा, आपका जीमेल खुलेगा। तो इसी को बोल देते हैं टू फैक्टर अथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। सेंसिटिव डाटा को एनक्रिप्ट करना है, ये आपको देखने मिल जाता है। रेगुलर बैकअप लेते जाना है, ताकि एक कॉपी में अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, रैंसमवेयर या कोई भी मालवेयर आ जाते हैं, तो आप उसे रिस्टोर कर पाए। क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइडर और दोनों की जिम्मेदारी होती है कि ये सारी जिम्मेदारी मतलब ये सभी यहाँ फॉलो करें, तब कहीं आपका जाता जो डाटा है वो सुरक्षित रहेगा। मतलब डाटा को सुरक्षित रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेटा प्राइवेसी के कुछ समाधान या सॉल्यूशन है। तो डेटा एन्क्रिप्शन ज़रूरी है, एक्सेस कंट्रोल ज़रूरी है, कौन यूज़र क्या एक्सेस करेगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ कोई फ़ाइल को शेयर करते हैं, मान लीजिए हम जो है ये फ़ाइल यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट है,
और ये डॉक्यूमेंट हम जो है यहाँ से शेयर करते हैं और शेयर करके हम यहाँ कोई दे देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक यहाँ पे कोई भी एक आईडी सेलेक्ट करे और आईडी सेलेक्ट करके हमने देखिए यहाँ पे वो डेटा को देख सकता है, डेटा में कमेंट कर सकता है, डेटा को एडिट कर सकता है। तो ये भी आप परमिशन या एक्सेस कंट्रोल देना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सेस कंट्रोल दोगे तो आपको जो है चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी सी आसानी होगी। सिक्योर एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सिक्योर रूप से उपयोग कर लेना है। रेगुलर ऑडिट करते रहना है। कंप्लायंस स्टैंडर्ड का पालन कर लेना, जो भी नियम कानून है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, सेंसिटिव डेटा की सुरक्षा। क्लाउड में डेटा कहाँ स्टोर होता है, रिमोट सर्वर पे, जिसको हम कहीं से वो उपयोग कर सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन का मुख्य तरीका क्या है, एनक्रिप्शन। डेटा ब्रीच मतलब डेटा को अनाधिकृत रूप से चोरी करना। चलिए अब बात कर लेते हैं एसएलए मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट। उदाहरण के लिए आप हो यूज़र और सर्विस प्रोवाइडर बोले तो गूगल क्लाउड या अमेजन, दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि क्या क्या सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे और क्या उसकी चार्जेस रहेगी। अगर सर्विस प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, तो उसका भरपाई कैसे करेंगे। तो इन सभी के बीच में एक समझौता होता है, उसी को बोल देते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिसे हम एसएलए बोल सकते हैं। यानी कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन प्रोवाइडर मतलब गूगल क्लाउड हो सकता है, अमेजन हो सकता है या जो भी, और यूज़र मतलब आम यूज़र, दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है, उसी को बोल देते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक कानूनी या लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर बोले तो यूज़र हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के मध्य एग्रीमेंट होता है। और इसमें यह तय किया जाता है कि प्रोवाइडर कौन सी सर्विस लेगा, किस क्वालिटी की होगी, अवेलेबिलिटी के साथ होगी, और जो सर्विस है उसके मानक क्या रहेंगे, स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अगर वो पूरी नहीं होती है तो भरपाई कैसे की जाएगी, पेनाल्टी की शर्तें, ये सभी चीज़ें जहाँ रहती है वो कहलाती एसएलए। एसएलए मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। तो याद रखना है। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है एक प्रकार से सर्विस अवेलेबिलिटी अप टाइम गारंटी होती है 99.9%, इसकी गारंटी होती है। जो 0.1 जो परसेंट है वो हो सकता है कि भाई कुछ डाउन टाइम चले, मतलब सर्विस साल में केवल बहुत कम समय के लिए डाउन हो सकती है, हर समय आपका अप टाइम की गारंटी दी जाती है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बोले तो रिस्पॉन्स टाइम, प्रोसेसिंग स्पीड, नेटवर्क लेटेंसी, ये सभी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत देखें तो डेटा इंक्रिप्शन फॉर्म में रहना चाहिए, बैकअप लेते जा रहना चाहिए ताकि वापस से मिल जाए। एक्सेस कंट्रोल, किसको क्या एक्सेस करना है ये भी आपको देखने को मिल जाती है इसमें। सपोर्ट एंड मेंटेनेंस बोले 24 घंटे सातों दिन कस्टमर सपोर्ट मिलता है। इशू आइसोलेशन टाइम, यहाँ 4 घंटे में समस्या हल करने का रहता है। फिर कंपनसेशन पेनल्टी की बात करें तो यदि प्रोवाइडर तय अप टाइम नहीं देता तो यूज़र को सर्विस क्रेडिट या रिफंड मिल जाता है, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो जैसे अमेजन वेब सर्विस की बात करें AWS की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो EC2 मतलब जो इलास्टिसिटी क्लाउड कंप्यूटिंग है, S3 आप देख सकते हैं जैसे सर्विस के लिए 99.99% अप टाइम SLA देता है। और माइक्रोसॉफ्ट एजोर की बात करें, ये भी अलग अलग सर्विसेज के लिए SLA परसेंटेज यहाँ पे दिया जाता है। क्यों जरूरी भाई, यूज़र को भरोसा मिल जाता है कि सर्विस रिलायबल है, पता चल रहा है SLA नहीं है तो सर्विस रिलायबल है कैसे पता चलेगा। बिजनेस कंटिन्यूटी जो मेंटेन है वो भी रहता है। लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है यहाँ पे, मतलब जब बाद में कोई दिक्कत आए तो उसको मतलब कोर्ट में जा सकते हैं उसके लिए। परफॉर्मेंस क्लियर मेजरेबल टर्म में डिफाइन कर दी जाती है। सिंपल अगर देखें तो मान लीजिए कंपनी अपनी वेबसाइट को क्लाउड पर होस्ट करती है तो SLA में लिखा होता है कि 9.9% अप टाइम मिलेगा। अगर सर्वर बार बार डाउन होता है तो सिंपल सी बात है अप टाइम आपका 98 हो जाता है, तो प्रोवाइडर कंपनसेशन देना होगा, मतलब पेनाल्टी देनी होगी, ये चीज़ मिल जाती है। चलिए कुछ मेजर प्रोवाइडर देख लेते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर है, गूगल क्लाउड है, GCP बोल देते हैं गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, इस प्रकार से। तो यहाँ क्लाउड जो कंप्यूटिंग इंडस्ट्री उसमें 3 मुख्य चीज़ें हैं जो वाइड एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमने तीनों के बारे में यहाँ देखे, एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले अमेजन वेब सर्विस। अमेजन मतलब बोले तो जो मुख्य रूप से अगर देखें तो 2006 में लॉन्च की गई थी और वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर होता है। मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, जैसे आप देखोगे सर्वर, स्टोरेज, रिमोट कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग है, सिक्योरिटी है, जीमेल है, इन सभी को प्रोवाइड करने का काम कर लेता है। इसके कुछ मेजर सर्विसेज हैं जैसे इलास्टिसिटी जो कंप्यूट है 2 वर्चुअल सर्वर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड यहाँ प्रोवाइड करता है। S3 गूगल
जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, RDS मैनेज डेटाबेस मैनेज करता है, लैम्ब्डा जो है आपका सर्वरलेस कंप्यूटिंग देखने को मिल जाती है। कुछ स्पेशल फीचर भी इसमें मिल जाते हैं, जैसे हाई स्केलेबिलिटी, स्केल अप स्केल डाउन यहाँ मिल जाती है। ग्लोबल डेटा सेंटर्स मिल जाते हैं, जो रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन ये देखने को मिल जाते हैं। स्टार्टअप से लेकर लार्ज एंटरप्राइज तक वाइडली यूज्ड यहाँ पे देखने को मिलती चीज़ें। इसके बाद नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग कंपनी AWS इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करती है। फिर दूसरा जो प्रोवाइडर है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट का एजवर, इसको लॉन्च किया गया था 2010 में, 2006 में अमेजन को, 2010 में माइक्रोसॉफ्ट के एजवर को। माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम बोले तो विंडोज़ है, ऑफिस है, एक्टिव जो डायरेक्टरी होती है उसके साथ स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अंतर्गत वर्चुअल मशीन मिल जाती है, एजोर SQL डेटाबेस मिल जाता है, एजोर ऐप सर्विसेज मिल जाती है, और देव OPS मिल जाता है, एक एनवायरनमेंट जो कि एप्लीकेशन के लिए काम का होता है। ठीक है, कुछ फीचर देख लेते हैं, जैसे हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग मिल जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट और एंटरप्राइज सेक्टर में पॉपुलर है। विंडोज सर्वर्स जो है एक प्रकार से इंटीग्रेशन बेस्ट मिल जाता है। साथ ही बैंकिंग और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ये एजोर वाइडली यूज्ड हो जाता है। तीसरे नंबर पे मिल जाता है GCP, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर। बोले तो ये जो मुख्य रूप से गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है और डेटा एनालिटिक्स और AI मशीन लर्निंग में स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जैसे कंप्यूट सर्विस है, नेटवर्किंग है, स्टोरेज सर्विस है, बिग डाटा है, साथ ही सिक्योरिटी, IoT, जो क्लाउड का AI है, मैनेजमेंट टूल है, ये सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करता है। कुछ सर्विसेज देख लेते हैं, जैसे कंप्यूट इंजन है, क्लाउड स्टोरेज है, बिग क्यूरी, डेटा एनालिटिक्स मिल जाता है, कुबरनेट इंजन यहाँ मिल जाता है। कुछ फीचर देख लेते हैं, जैसे हाई स्पीड ग्लोबल नेटवर्क, AI मशीन लर्निंग टूल पावरफुल मिल जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग मिल जाती है। साथ ही यूट्यूब और गूगल सर्च जो सर्विसेज है गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रन होती है। तो तीनों में आप अंतर देख लेते हैं। देखिए AWS बोले तो मार्केट लीडर, मतलब स्ट्रेंथन इसकी स्टार्टअप और एंटरप्राइज के लिए ज़रूरी है। EC2 S3 RDS इसमें सर्विसेज मिल जाती है। एजोर की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के साथ है ये इंटीग्रेशन, ये आप देख सकते हैं। एंटरप्राइज और हाइब्रिड क्लाउड के लिए ज़रूरी है। और वर्चुअल मशीन एजोर SQL डेटाबेस, और GCP AI डेटा एनालिटिक्स के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद है बिग डेटा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, बिग क्यूरी और कुबरनेट आपको देखने को मिल जाते हैं, गूगल कुबरनेट। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की, जो कि आपको गूगल मतलब जो आपके क्लाउड प्रोवाइडिंग है या क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके माध्यम से देखने को मिल जाते हैं। तो फ़ायदे नुकसान पता होने चाहिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे। तो बेनिफिट्स में देखोगे तो आपको मुख्य रूप से देखने को मिल जाता है कॉस्ट रिडक्शन, कम लागत यहाँ मिल जाती है भाई, फिजिकल सर्वर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, ये वर्चुअल जो सर्वर है वो रेंट पर देते हैं। डेटा डिज़ास्टर रिकवरी की बात करें तो आपदा से सुरक्षा, मतलब डेटा मल्टीपल लोकेशन पर रहता है, तो अगर कोई सिस्टम फेल होता है, नेचुरल डिज़ास्टर होती है, तो बैकअप अवेलेबल रहता है, मतलब रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपको मोबिलिटी कहीं से भी एक्सेस करने को मिल जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर लो, रिमोट वर्क कर लो, लैपटॉप मोबाइल टैबलेट कहीं से उपयोग कर लो। इसके बाद आप देखोगे स्केलेबिलिटी, मतलब स्केल अप स्केल डाउन, रिक्वायरमेंट के आधार पर रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं और फिर घटा भी सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ मिल जाती है। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इंटरनेट डिपेंडेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो देखिए फास्ट और स्टेबल इंटरनेट ज़रूरी है, नहीं तो सर्विस में कमी आ जाती है। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क मिल जाती है, सेंसिटिव डाटा रिमोट सर्वर पर है तो डेटा ब्रीच साइबर अटैक का खतरा हो जाता है। लिमिटेड कंट्रोल बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के पास में कंट्रोल में रहता है और यूज़र हार्डवेयर लेवल पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाता। डाउन टाइम इशू भी मिल जाता है, कभी कभी क्लाउड प्रोवाइडर साइट से मतलब जो हमारी साइट है वो कभी कभी डाउन टाइम भी चलती है, तो डाउन टाइम चलने के कारण हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए यहाँ पे इसके फ़ायदे देख लो, कॉस्ट रिडक्शन, डिज़ास्टर रिकवरी, मोबिलिटी, स्केलेबिलिटी। और लिमिटेशंस की बात करें तो इंटरनेट पर डिपेंडेंसी, सिक्योरिटी रिस्क, लिमिटेड कंट्रोल, डाउन टाइम, ये आपको देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क की। रिस्क मतलब हो जाता है इंटरनेट डिपेंडेंसी, वेंडर लॉक इन एंड सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज़। बोले तो सिक्योरिटी की जो खामियां होती वो देखने को मिलती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो क्लाउड सर्विस पूरी तरीके से इंटरनेट पर कनेक्शन पर डिपेंड है और बिना स्टेबल और फास्ट इंटरनेट के सर्विस में कमी हो सकती है। तो रिस्क हो है भाई, सिंपल सी बात है भाई, नेटवर्क स्लो हो तो परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, इंटरनेट डाउन हो तो बिजनेस वर्क रुक जाता है। उसके बाद अगर किसी कंपनी की वेबसाइट या अमेजन वेब सर्विसेज पर होस्ट और ऑफिस का इंटरनेट डाउन हो जाए
तो एम्प्लॉय सिस्टम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वेंडर लॉक बोले तो एक ही प्रोवाइडर पर निर्भरता, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन किसी क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विस, टूल और आर्किटेक्चर पर पूरी तरह डिपेंड हो तो बाद में प्रोवाइडर जो है बदलना मुश्किल हो सकता है या कॉस्टली हो सकता है। तो ये भी रिस्क है, मतलब डेटा माइग्रेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्राइसिंग चेंज होने पर कस्टमर के पास लिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं और टेक्निकल कंपैटिबिलिटी इशू भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज़, मतलब सुरक्षा की जो कमजोरियां है, जैसे क्लाउड एनवायरनमेंट में डेटा इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफ़र और स्टोर होता है तो साइबर अटैक का खतरा तो बना ही रहेगा ना। जैसे डेटा चोरी है, अनऑथराइज एक्सेस, बिना परमिशन के एक्सेस, मालवेयर और रैंसमवेयर का अटैक देखने को मिल जाता है, मिस कॉन्फ़िगरेशन इशू मिल जाता है, गलत सेटिंग के कारण डेटा लीक हो सकता है। उसके बाद यहाँ आप जो है तीनों में अंतर देख लो, मतलब इंटरनेट डिपेंडेंसी, इंटरनेट पर निर्भरता, वेंडर लॉक इन मतलब प्रोवाइडर बदलना मुश्किल हो जाता है, सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी मतलब डेटा हैकिंग और ब्रीच का खतरा मिल जाता है। चलिए अब फाइनली हम जो है यूनिट नंबर 12 का एक जो है सरसरी नज़र से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमने जो पढ़ा है वो एक बार में पता चल पाए। जैसे सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब जितने भी रिसोर्सेस है, सर्वर है, सर्विसेज है, वो डिमांड के आधार पर कहीं से भी किसी भी यूज़र को मिल जाती है, उसे हम बोल देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। हार्डवेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑनलाइन सर्वर रेंट पर मिल जाता है। ऑन डिमांड सर्विस मतलब स्वयं रिसोर्स क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव की बात करें तो वहाँ पे हमारा डेटा हम रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, पर वो आपका एक प्रकार से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, पर है तो क्लाउड कंप्यूटिंग। मैनुअली अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती, डैशबोर्ड से वर्चुअल मशीन बनाना पॉसिबल है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस बोले तो क्लाउड सर्विस इंटरनेट पर मल्टीपल डिवाइस से एक्सेस की जा सकती है। रिसोर्स पूलिंग बोले तो जितने भी रिसोर्सेस है वो सबको एक ग्रुप में बांट कर शेयर कर दिया जाता है, जैसे मल्टी टेनेंट मॉडल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रैपिड इलास्टिसिटी बोले तो स्केल अप स्केल डाउन करना आसान है। मेजर्ड सर्विस जितना आप यूज़ करोगे उतना ही बिल जनरेट होगा। उसके बाद 3 सर्विस हमने देखे थे जो क्लाउड सर्विस मॉडल है। एसपीआई मॉडल, एसपीआई बोले तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस सबसे बेस मॉडल है, बोले तो सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क से मिलकर बना होता है वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर प्लेटफॉर्म बोले तो उसके ऊपर, बोले तो मध्यम स्तर पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। उसके बाद आपका जाता टॉप लेवल पर रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, गूगल क्लाउड ऐप इंजन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, अमेजन वेब सर्विस जो आपका देखने मिल जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। चलिए देखें तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन यूज़र मैनेज करेगा, डेवलपर केवल कोड करेगा और जो आपका प्रोवाइडर सब मैनेज करता, सिर्फ डाटा मैनेज करेगा यूज़र। उसके बाद क्लाउड पर आधारित बोले तो पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है और हाइब्रिड और कम्युनिटी। पब्लिक बोले तो सभी के लिए उपलब्ध है, स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस के लिए। प्राइवेट बोले तो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बैंक गवर्नमेंट के लिए। हाइब्रिड बोले तो दोनों का कॉम्बिनेशन, बोले तो सेंसिटिव डाटा प्राइवेट में, बाकी सब डाटा पब्लिक में। कम्युनिटी बोले तो सिमिलर रिक्वायरमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, उनके लिए कम्युनिटी क्लाउड उपलब्ध होता है। फिर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, वर्चुअलाइजेशन मतलब एक फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअल वर्जन के रूप में शामिल करना, जैसे वर्चुअल सर्वर बना देना, और उसको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर जो लगता है वो कहलाता है हाइपरवाइजर, VMware हाइपर वर्जन 2। और क्लाउड स्टोरेज बोले तो इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज या बैकअप सुविधा, बोले तो ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, ये सारी चीज़ें। फिर क्लाउड सिक्योरिटी और मैनेजमेंट की बात करें तो डेटा प्राइवेसी यहाँ देखने को मिल जाती है, एनक्रिप्शन, SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो 99.9% अप टाइम गारंटी देता है। मेजर प्रोवाइडर्स की बात करें, अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजर, गूगल क्लाउड, ये मिल जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे फ़ायदे, बोले तो हमने कॉस्ट रिडक्शन देखे थे, डिज़ास्टर रिकवरी देखे थे, मोबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही हमने लिमिटेशंस भी देखे थे जिसके अंतर्गत इंटरनेट डिपेंडेंसी, वेंडर लॉक इन और सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज़, तीनों में आप अंतर देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी दिक्कत होगी, जो भी आपके डाउट होंगे, वो मैं अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सभी का फ़ायदा होते रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे और किसी प्रकार के कोई जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।